Assalamu alaikum everyone and welcome to our pre-scene analysis or debrief session. This is Musaddiq Keswani, your tutor for SBL. सर आज के सेशन के अंदर हम बेसिकली प्री सीन को पूरी तरीके से एनालाइज कर रहे होंगे कि प्री सीन के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, इंडस्ट्री का क्या बैकग्राउंड गिवन है, कौन कौन सी चीज़ें हमें कंपनी के हवाले से बताई गई हैं और उससे रिलेटेड कौन कौन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं जो कि हम अपने एनालिसिस के दौरान डिस्कस कर रहे होंगे। कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं स्टार्टिंग से ही आपको बताता चलूँ जो आपने अपने जहन में रखनी है आज के दिन से लेकर एग्ज़ाम के दिन तक। पहली चीज़ तो ये कि ये प्री सीन आपके पास एग्ज़ाम में भी अवेलेबल होगा, मगर यू आर नॉट अलाउड टू ओपन प्री सीन इन एग्ज़ाम। यानी मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, आई एम मेकिंग इट अ कंपल्जन ऑन यू कि आप प्री सीन को एग्ज़ाम में खोल कर नहीं बैठेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप प्री सीन को एग्ज़ाम में खोल कर बैठेंगे, उसको उस वक्त पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो बिलीव मी ये होगा कि आपका टाइम शॉर्ट हो जाएगा और यू वुड बी लूजिंग और मिसिंग दी इजी मार्क्स और दी 1 और 2 पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, राइट। तो प्री सीन को आपने आज से लेकर आने वाले जितने भी दिन हैं उसके अंदर एटलीस्ट भी कोई 4 से 5 बार रीड करना है। इट वोंट टेक मोर देन 30 मिनट्स फॉर यू टू रीड इट, ओके। जितनी बार आप उसको रीड करते जाएंगे आपको उतना अच्छा उसके ऊपर ग्रिप आती रहेगी, चीज़ें याद होने स्टार्ट हो जाएंगी। मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा, बट आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू विद द समरी ऑफ द डीब्रीफ ऑफ दिस प्री सीन एनालिसिस, ओके। सो आप उसको भी पढ़ रहे होंगे तो आपको उससे भी ज़्यादा आसानी हो रही होगी। एक तो ये बात हो गई। दूसरी ये बात हुई कि सर बहुत से स्टूडेंट इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं कि सर इस बार जो प्री सीन हमारे पास आया है, ये प्री सीन बेसिकली इसके अंदर जिस सेक्टर की बात की जा रही है, जिस इंडस्ट्री की बात की जा रही है, इट इज़ अ चैरिटेबल सेक्टर। यानी कि इससे पहले हमारे पास जो सेक्टर हुआ करता था दैट वाज द कन्वेंशनल कमर्शियल सेक्टर और द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें क्या होता था कि बहुत हम इजी होते थे, हमें चीज़ें सोचने में बहुत आसानी होती थी। मगर अब चूँकि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो गई है तो यहाँ पर हर चीज़ जो है ना वो थोड़ी बहुत चेंज हो रही होगी। मार्केटिंग की टेक्निक्स अलग होंगी, आपके एथिकल कंसर्न्स थोड़े ज़्यादा बढ़ जाएंगे, आपका बिजनेस ग्रोथ के कुछ और अलग मामला होंगे, स्टेक होल्डर्स कुछ बढ़ जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, उनकी जो कंसिडरेशंस हैं वो कुछ चेंज होंगी। तो उसको लेकर बड़े सारे स्टूडेंट्स जो है वो ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि वट एवर द क्वेश्चन इज़ गोइंग टू बी, वट एवर द इंडस्ट्री इज़ गोइंग टू बी, जो आपका क्वेश्चन आने वाला है, जो आपकी रिक्वायरमेंट आने वाली है, उसके ऊपर फ्रेमवर्क्स, उसके ऊपर मॉडल्स, उसके ऊपर जो कॉमन सेंस बिजनेस की अप्लाई होनी है वो तो वही रहेगी ना, वो नहीं चेंज हो रही है। एंड आई एम गिविंग यू माई वर्ड्स कि आप जब एग्जाम में जाएंगे और यू विल बी सीइंग द एग्जिबिट्स एंड द क्वेश्चंस, तो वहाँ पर आपको वो चीज़ें उसी तरह की मिल रही होंगी जो कि एक नॉर्मल कमर्शियल कन्वेंशनल कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की होती है। बस उसमें जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का टच देना होता है वो टच हमें मिल जाएगा इस डॉक्यूमेंट से, यानी कि प्री सीन से। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं होने वाली है जिसको हम कहें कि ये कोई बहुत ही कयामत हो गई है या हमारे पास ऐसा कोई इंडस्ट्री आ गई है जो कि बहुत अनयूजुअल है। ओके, इट इज़ नॉट एज यूजुअल बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, राइट। सो इस चीज़ की फिक्र नहीं करनी है। स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं सर मार्च 2025 एग्जाम के लिए जो प्री सीन एसबीएल ने इशू किया है उसके ऊपर। तो पहले तो हम बात करते हैं इसके कंटेंट की। तो अगर कंटेंट की मैं बात करूँ तो सर कंटेंट में मेरे पास सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन, यानी कि ये मुझे एक ब्रीफ से इंट्रोडक्शन दे रहा होगा, राइट। देन उसके बाद हमारे पास एडीसिया सेक्टर इन्फॉर्मेशन। सो बेसिकली दिस इज आवर इंडस्ट्री, राइट। सो एडीसिया इज आवर इंडस्ट्री, ओके। इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, यानी कि आप यहाँ से लेकर ये जो आपका कंटेंट नंबर 2 है, दिस इज ऑल अबाउट योर इंडस्ट्री इन्फॉर्मेशन। तो इसमें हमारे पास क्या क्या होगा, इसमें हमारे पास होगा ओवरव्यू होगा चैरिटेबल सेक्टर का, ऑलराइट। यानी कि देखिए जो चैरिटेबल सेक्टर की चीज़ों को लेकर आप परेशान हो रहे थे वो चैरिटेबल सेक्टर की इन्फॉर्मेशन एसीसीए ने प्री सीन में आपको प्रोवाइड कर दी है, सो दैट यू हैव अ लिटिल बिट ऑफ नो हाउ। अगर किसी को बिल्कुल ही चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं पता या वो बिल्कुल ही कह रहा है कि मैं किस तरह से चीज़ों को एनालाइज कर रहा हूँ, सो एसीसीए हैज़ गिवन यू द इन्फॉर्मेशन ऑल अबाउट दिस। अच्छा, एक और चीज़ साथ साथ बताता चलूँ कि एसीसीए ने आपको एक और चीज़ बताई हुई है
कि सर जो भी आपके प्रीसीन के अंदर इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू टू हैव अ बैकग्राउंड ऑफ द इंडस्ट्री और द कंपनी, राइट? यू डोंट नीड टू डू एनी फर्दर रिसर्च के प्रीसीन में अगर कोई बात लिखी है तो मैं उसके ऊपर फर्दर रिसर्च कर लूँ, या मुझे कुछ और पढ़ने की ज़रूरत है, या मुझे कुछ और ढूंढने की ज़रूरत है। नॉट एट ऑल। आपके पास जो कुछ भी प्रीसीन में गिवन है, ACCA ने उसको सफिशिएंट बनाकर आपके लिए प्रोवाइड किया है। जो जो चीज़ें आगे देखेंगे भी कि हम कुछ ऐसी चीज़ें आ रही होंगी जो हो सकता है शायद आपने ना सुनी हो, तो उन टर्मिनोलॉजीज़ को भी वहाँ पर ACCA ने एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे तरीके से, राइट? तो आगे बढ़ते हैं। चैरिटीज़ लीगल पोजीशन, यानी कि लीगैलिटीज़ की कुछ बात की जा रही है चैरिटीज़ से रिलेटेड, यानी चैरिटीज़ के इंडस्ट्री से रिलेटेड। ओके, देन कुछ रेगुलेशन की बातें की जाएंगी। देयर इज़ अ सब सेक्टर जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है हेरिटेज। ओके, इसके बारे में भी कुछ बातें बताई गई हैं। देन यू हैव हेरिटेज चैरिटीज सिग्निफिकेंट स्टेक होल्डर, यानी कि अब जो सब सेक्टर देखें, पहले तो उसने सेक्टर की बात की चैरिटेबल में भी वो एक सब सेक्टर में आ गया है हेरिटेज में। और हेरिटेज की आपको पहले तो वो बता रहा है कुछ सब सेक्टर के हवाले से बातें बता रहा है, और फिर उसके कुछ सिग्निफिकेंट स्टेक होल्डर्स की बातें बता रहा है। तो जब मैं स्टेक होल्डर्स की बातें सुनता हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत गवर्नेंस एंड स्टेक होल्डर्स की बातें आती है कि वहाँ पर हमारे कौन कौन से स्टेक होल्डर्स होंगे, किसकी क्या पावर होगी, किसके क्या इंटरेस्ट होंगे, राइट? हमारे पास जो मैट्रिक्स है उनको किस तरह से हम एनालाइज कर सकते हैं। और अगर मैं स्टॉक होल्डर्स की बात करता हूँ तो आपको याद हो एक PID जो हम बनाते हैं, PID के अंदर भी आपके पास स्टेक होल्डर्स आ रहे होते हैं। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको PID बनाने के लिए तो बहुत ही कम आता है, इट इज़ वेरी रेयर कि आपको PID बनाने के लिए आ जाए, यानी प्रोजेक्ट इनिशिएशन डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आ जाए, बट देयर इज चांस कि आपको प्रोजेक्ट इनिशिएशन डॉक्यूमेंट बना कर दिया जाए और आपको कहा जाए कि आप उसको एनालाइज करो। ओके, सो नेक्स्ट थिंग वी हैव हेरिटेज चैरिटीज इनकम, यानी कि इनकम के बारे में आपको बताया जा रहा है कि उस सेक्टर में कौन कौन से सोर्सेज ऑफ इनकम हो सकते हैं चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो एक यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि सर हमारी चैरिटेबल इनकम कहाँ कहाँ से आ रही है, और सेक्टर में लोग किस किस वेंचर से, किस किस सोर्सेज से इनकम अर्न कर सकते हैं, क्या हम उसको अर्न कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और हम अपने बिजनेस को या अपनी चैरिटी को किस तरह ग्रो कर सकते हैं, राइट? तो देखें, जो जो चीज़ें बिजनेस में थी, जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में थी, वही चीज़ें मैं आपको यहाँ पर लिंक करके बता रहा हूँ, एंड आई एम मेकिंग यू फील लाइक कि देखें कोई ऐसी बात नहीं है जिसको हम ये सोचें कि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से हम डील नहीं कर सकते। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ तो हमारे पास एक्सपेंडिचर के बारे में बातें बताई गई हैं, कुछ चैलेंजेस के बारे में बताया गया है, मतलब कि पूरा एक इंडस्ट्री का बैकग्राउंड दिया जा रहा है, राइट? देन हमारे पास KPIs यानी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात की जा रही है। अब जब मैं बात करता हूँ KPIs की, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि मैं बात ना करूँ CSF यानी क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। सो दीज आर द सक्सेस फैक्टर, यानी कि ये वो ऐसे क्रिटिकल कुछ काम होते हैं, दीज आर द फैक्टर्स जो आपको सक्सेसफुल बनाते हैं, जो आपको अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर एज ला कर देते हैं, राइट? तो आप उन्हीं से रिलेटेड अपने KPIs बनाते हैं, यानी कि आप इंडिकेटर्स बनाते हैं परफॉर्मेंस के, कि आप उन क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर को कितना अच्छे से कर रहे हैं। जितना अच्छे से करेंगे आपके KPIs मीट होंगे एंड यू विल बी एबल टू एक्सेल इन योर क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, जो कि हम क्लासेस में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, राइट? सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपके पास यहाँ पर KPIs की बात की जाए, और आपको हो सकता है कि क्वेश्चन में ये कहे कि आप क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर बताएं, या उनको क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर के साथ लिंक करके बताएं, या एग्जिबिट में आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही होगी। जब मैं एग्जिबिट की बात करता हूँ तो सर मैं साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बताता चल रहा हूँ, सो आई वांट योर ऑल अटेंशन विद मी, राइट? कि आपके पास पेपर के अंदर आपका जो आंसर बन रहा होगा, आई एम मेकिंग इट रिटन हियर, आपका ऑलमोस्ट 95% आंसर जो होगा वो होगा एग्जिबिट से, राइट? सो कोई भी अगर ये सोच रहा है कि सर हमारा आंसर इस प्रीसिंग से होने वाला है, हम इस प्रीसिंग को बिल्कुल ही याद कर लें, नो, यू हैव टू हैव द आइडिया कि कौन सी बात कहाँ पर लिखी हुई है। अगर आपको इन केस प्रीसिंग खोलना भी पड़ रहा है, मैं क्या कह रहा हूँ, इस 5% जो रिमेनिंग एरिया है उसके लिए भी अगर आपको प्रीसिंग खोलना पड़ रहा है, तो वो भी इस तरह होगा कि आपको पता होगा कि कौन सी बात किस पेज पे लिखी हुई है, आप जाएंगे उस प्रीसिंग में, वो बात को खोलेंगे, देखेंगे और रेफर करके अपना आंसर में जहाँ जो चीज़ कॉपी पेस्ट करनी है वो कर लेंगे। सर योर आंसर इज गोइंग टू बी फ्रॉम दी एग्जिबिट्स, तो आपको उस दिन एग्जाम के दिन पे जो एग्जिबिट्स मिल रहे होंगे, आप उन एग्जिबिट्स के ऊपर अपनी रिक्वायरमेंट्स को यूज़ करके फुलफिल कर रहे होंगे, राइट? देन ये हमारी इंडस्ट्री की सारी चीज़ें हो गई। तो इंडस्ट्री के बाद हमारे पास आता है देन वी हैव हिस्टोरिक प्लेसेस। अभी हिस्टोरिक प्लेसेस कैसे, हिस्टोरिक प्लेसेस लगता है कि भाई कोई हिस्टोरिक प्लेसेस की बात की जा रही होगी, मगर ऐसा नहीं सर, दिस इज बेसिकली आवर
कंपनी की बात की जा रही है, जिस कंपनी का हमें केस स्टडी दी जाएगी एग्जाम डे के ऊपर, जिससे रिलेटेड हमें रिक्वायरमेंट्स दी जाएंगी, जिससे रिलेटेड हमें एग्जिबिट्स दिए जाएंगे, ये उस कंपनी की बात की जा रही है। सो वी हैव द हेरिटेज और नो हिस्टोरिक प्लेस इज आवर कंपनी। आगे बढ़ते हैं सर। अगर बात करूं मैं, तो उसमें मेरे पास पहले कंपनी का बैकग्राउंड दिया हुआ है, कंपनी के मिशन एंड वैल्यूज़ की बात की जा रही है, गवर्नेंस की बात की जा रही है, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड द गवर्नेंस स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट स्टाइल। मैनेजमेंट में जो हमने 2 टियर बोर्ड, सिंगल टियर बोर्ड, मल्टी टियर बोर्ड, जिस सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी थी, हो सकता है कि उसका कुछ जिक्र किया हो या आपको एग्जिबिट्स में दी जा सकती है, राइट, क्योंकि आपको गवर्नेंस से रिलेटेड बातें की जा रही है। देन एग्जीक्यूटिव बोर्ड स्ट्रक्चर, अगेन उससे कनेक्टेड चीज़ है। कोड ऑफ कॉन्डक्ट, एक्विजिशन ऑफ साइट्स। अब यहाँ पर जब एक्विजिशन की मैं बात करता हूँ सर, एक्विजिशन में मेरे पास कौन कौन सी चीज़ आ जाती है सर? एक्विजिशन आपके पास जॉइंट वेंचर आ जाता है, क्योंकि नाउ यू आर गोइंग टू एक्सपेंड। जब आप एक्सपेंशन करने जा रहे हैं, सो यू कैन डू द एक्सपेंशन, आप ग्रोथ अचीव कर सकते हैं। हमने पढ़ा है हम जेवी कर सकते हैं, हम स्ट्रेटेजिक अलाइंसेस की तरफ जा सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीक़ेकार हो सकते हैं। तो हो सकता है कि आपके पास कोई इस तरह का केस है जिसमें आपको इवैल्यूएट करना हो कि विच ऑप्शन इज़ बेनिफिशियल फॉर आवर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। सी, हर कॉन्सेप्ट को हम इस तरह से लिंक कर सकते हैं चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी। देयर इज़ नो सच हार्ड एंड फास्ट रूल कि सर हम सिर्फ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से डील कर सकते हैं, राइट। सो कॉन्फिडेंस आपने लूज नहीं करना, दिस कॉन्फिडेंस इज गोइंग टू अचीव यू हायर मार्क्स। देन वी हैव ऑपरेशनल एक्टिविटीज़, हमारी अपनी एंटिटी की स्टेक होल्डर्स के बारे में बात की जा रही है, आईटी सिस्टम्स के बारे में बात की जा रही है, एंड द रिस्क। सो रिस्क के हवाले से पास्ट में भी ये कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि आपको दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो ये आता है कि आपको कहता है कि भाई जो रिस्क मैंने प्री सीन में आइडेंटिफाई किए हुए, ऑलरेडी आइडेंटिफाइड, या अगर वो आइडेंटिफाइड का वर्ड यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो प्री सीन के रिस्क की बात कर रहा है। एग्जिबिट्स के अंदर अगर दिए हुए तो एग्जिबिट के रिस्क की बात कर रहा है। उन रिस्क के ऊपर आप क्या करें, आप बताएं कि क्या। ऑलराइट, तो आपके पास दो तरह, पहला ये क्वेश्चन आ सकता है कि वो आपको कहेगा कि सर आप जो है इम्पैक्ट्स बताएं कि उसके आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट्स होंगे, राइट। हम पढ़ चुके हैं कि आपके रिस्क के कौन से रिस्क ऐसे होते हैं कि जिनका इम्पैक्ट हाई होता है, जिनका इम्पैक्ट लो होता है, राइट, और जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है और जिनकी प्रोबेबिलिटी कम होती है। तो उसकी बेसिस के ऊपर हम रिस्क को रैंकिंग दे रहे होते हैं। अगर उसकी प्रोबेबिलिटी भी हाई है, इम्पैक्ट भी हाई है, दिस इज़ द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रिस्क। अगर उसकी इम्पैक्ट जो है वो आपका इम्पैक्ट ज़्यादा है मगर प्रोबेबिलिटी कम है, देन यू से कि इसको हम तीसरा नंबर पे ले आते हैं। लेकिन अगर आपकी लेट्स से इम्पैक्ट कम है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, देन इस तरह से आप उसको पूरा रैंक का वाइज कर रहे होते हैं। सो दिस इज़ बेसिकली देयर कैन बी अ क्वेश्चन जिसमें आपको कहे कि आप इसके इम्पैक्ट को इवेल्युएट करें और आप जो है पे मिटिगेटिंग फैक्टर बताए, यानी कि हम जो बात करते थे कि इसको अवॉइड करो या इसके ऊपर कंट्रोल्स लगाओ, इसको इग्नोर करो या इसको ट्रांसफ़र करो, राइट। हो सकता है आप सितारा फ्रेमवर्क के ऊपर बात कर ले, हो सकता है आपको अलाप फ्रेमवर्क अप्लाई करने के लिए कहते हैं, राइट। सो देयर कैन बी अ पॉसिबल क्वेश्चन ऑन इट, राइट। या फिर आपको कह सकता है कि आप खुद से आइडेंटिफाई करो, राइट। तो वो जो रिस्क आपको आइडेंटिफाई करने होंगे उसमें आपको आज प्रीसीन में हम देखेंगे कौन से रिस्क हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, और उसके अलावा बहुत बार ये स्टूडेंट गड़बड़ करके आ चुके हैं, ब्लंडर करके आ चुके हैं पेपर के अंदर कि उन्होंने जब कहा था कि आप आइडेंटिफाई करो रिस्क को, उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्री सीन वाले ही रिस्क को मेंशन कर दिया, या फिर ये कहा कि ऑलरेडी आइडेंटिफाइड रिस्क के ऊपर बात करो, तो उन्होंने प्री सीन वाले रिस्क को इग्नोर करके खुद से रिस्क आइडेंटिफाई कर लिए। सो इस बात का आपने बिल्कुल ख्याल रखना है कि रिक्वायरमेंट में आपने क्या कहा जा रहा है। अगर वो कहता है आइडेंटिफाइड रिस्क, दैट मीन्स कि एग्जिबिट या प्री सीन वाले रिस्क के ऊपर आपको डिस्कशन करनी है। अगर वो कहता है कि आइडेंटिफाई द रिस्क, इसका मतलब कि आपको इनके अलावा नए दूसरे रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, राइट, उसके इम्पैक्ट्स बताने हैं और उसके अगेंस्ट आपको मिटिगेटिंग फैक्टर रिकमेंड करना है, राइट। सो दीज कैन बी द पॉसिबल सिनेरियोज जो कि मैं साथ साथ आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। देन आपके पास क्या है सर, देन वी हैव द एक्सट्रैक्ट्स ऑफ द वेबसाइट, जो कि हमारी वेबसाइट के ऊपर है, कुछ चीज़ें मेंशन की हुई हैं, उसको भी देखेंगे। एंड देन यू हैव द फाइनेंशियल एंड द नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ये फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आपके एग्जिबिट्स के डेटा के साथ कनेक्ट हो रही होगी, एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको कुछ एनालिसिस करने के लिए दिए जाए फाइनेंशियल इंडिकेटर्स का, या उसकी बेस के ऊपर परफॉर्मेंस एनालिसिस कर रहे हो, या आप कि जो एक्विजिशन यहाँ बात की जा रही थी, राइट, ये है। तो वो जो एक्विजिशन करनी है, तो एक्विजिशन में आप अपने रिजल्ट्स को देखते हो, टारगेट के रिजल्ट्स को देखते हो कि वो टारगेट आपके साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, या वो आपको किस तरह से सिनर्जीज दे रहा हो सकता है।
तो these kind of analysis could be asked in this scenario or the case study which is going to be asked in your SBL examination on the day. तो ये हमारा बेसिकली एक ब्रीफ सा ओवरव्यू था हमारे पूरे प्रीसीन का। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हम हर एक एरिया को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो कीप फोकस एंड कीप स्टे ट्यून विद मी, ओके, क्योंकि ये प्रीसीन आपको बाद में जब आप इसको रिवाइज कर रहे होंगे सो इट विल हेल्प यू अ लॉट, राइट। आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, सो हियर वी हैव दी इंट्रोडक्शन, ओके, जिस इंट्रोडक्शन के ऊपर इंडेक्स में बात की जा रही थी वो इंट्रोडक्शन आ गया है। जरा रीड करते हैं। हिस्टोरिकल प्लेसेस, एचपी इज अ चैरिटी विच ऑपरेट्स इन अ कंट्री ऑफ एयरडीसिया, ओके। एयरडीसिया हमारी कंपनी है, राइट, और उसके अंदर जो चैरिटेबल सेक्टर है उसकी बात की जा रही है। उसके अंदर हिस्टोरिक प्लेस इज अ कंपनी जिसके ऊपर केस स्टडी आने वाली है। इट एम्स, हमारा एम बताया जा रहा है, इट एम्स टू प्रिजर्व हिस्टोरिकल साइट्स इन एयरडीसिया, ओके। तो ये पता लग गया कि कंपनी का एम क्या है, कि वो हिस्टोरिकल साइट्स की प्रिजर्वेशन करती है। अब ये होता क्या, ज़रा है थोड़ी बहुत इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। देखिए, जो हिस्टोरिकल साइट्स होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी होती हैं, दीज आर लाइक, और उसके अंदर जो मटेरियल यूज़ हुआ होता है वो भी एक वक्त के साथ साथ चीज़ें डिटोरिएट होना शुरू हो जाती हैं, चीज़ें डैमेज होना शुरू हो जाती है। सो ऐसी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ऐसे बहुत से इदारे होते हैं जो क्या करते हैं, या बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर ये काम गवर्नमेंट भी करती है, वो उन हिस्टोरिक प्लेस की रिपेयर एंड मेंटेनेंस करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं और उसको अच्छे से अच्छा बनाते हैं, राइट, ताकि उन हिस्टोरिक प्लेसेस को एज अ मेमोरी आप उसको रिस्टोर कर सकें, आप आने वाली जनरेशन को दिखा सकें। और बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर ये सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी बन रहा होता है, राइट। और फिर उस सोर्स ऑफ रेवेन्यू से करते क्या है, उस रेवेन्यू या उस प्रॉफिट से उन्हीं हिस्टोरिक प्लेसेस को रीडेवलप किया जा रहा होता है, उनके ऊपर अगेन, और उसके अंदर जो कुछ भी डेंटिंग पेंटिंग का काम करना होता है, उसमें कोई तोड़ फोड़ हो गई होती है तो वो सही करते हैं, राइट। या उसके साथ साथ फैसिलिटीज़ डेवलप कर रहे होते हैं ताकि वो जो लोग हैं जो विजिट करने आ रहे हैं दे कैन हैव अ गुड एक्सपीरियंस ऑफ विजिटिंग दीज हिस्टोरिकल साइट्स, राइट। सो इस कंपनी का हिस्टोरिक प्लेस का ये एम है कि वो इन हिस्टोरिक साइट्स को प्रिजर्व करती है, यानी कि उसको लॉन्ग लाइफ करती है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है सर, नेक्स्ट हमारे पास आता है सेक्टर इन्फॉर्मेशन। अब सेक्टर इन्फॉर्मेशन में हमारे पास सबसे पहले आ रहा है ओवरव्यू ऑफ द चैरिटेबल सेक्टर। ओवरव्यू में क्या क्या बातें बता रहा है सर, ओवरव्यू में बताता है चैरिटीज यानी कि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, ओके। सो वी विल बी सेइंग देम चैरिटीज फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एंड द पब्लिक इंटरेस्ट, ओके। They carry out many different activities including helping the sick and disabled, providing poverty relief and education, preserving history and campaigning on the issues affecting society। यहाँ पर बात की जा रही है कि भाई एडीसिया के सेक्टर के अंदर जो चैरिटीज़ हैं उनकी क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। आज ज़रा उनको हम नंबरिंग करते हैं कि हमारे पास क्या क्या एक्टिविटीज़ है। पहले तो कहता है कि भाई वो प्रमोट करते हैं वेलफेयर एंड द पब्लिक इंटरेस्ट, ओके। चैरिटीज़ का काम यही होता है, राइट। जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ की वो बात कर रहा है, बोल रहा है सबसे पहले हेल्पिंग सिक एंड डिसेबल्ड, ठीक है, प्रोवाइडिंग पॉवर्टी रिलीफ एंड एजुकेशन, नंबर 2, एंड नंबर 3 preserving history and campaigning on the issue affecting the society, right। तो ये है चैरिटीज़ की बेसिकली मेजर एक्टिविटीज़ जो कि एडीसिया के सेक्टर में होती हैं। आगे क्या कहता है, आगे कहता है चैरिटीज़ raise fund through various methods including donation by those who support their work and commercial activities, okay। तो यहाँ पर देखिए अभी दो काम की चीज़ें बताई गई हैं। पहली चीज़ ये है कि भाई जो चैरिटीज़ की एक्टिविटीज़ हैं उसकी बात की गई है, नंबर 1। नंबर 2 वो कह रहा है कि भाई जो चैरिटीज़ की सोर्स ऑफ इनकम होती है, ओके, वो कहाँ से आती है, जो फंड्स होते हैं वो वेरियस मेथड से आते हैं। वो कौन कौन से मेथड जो सर आए, ज़रा इसको जल्दी से काउंटिंग करें मेरे साथ। पहले कह रहा है कि भाई ये डोनेशन लेते हैं उन लोगों से जो इनके एम को, जो इनकी एक्टिविटीज़ को, जो इनके पर्पस को सपोर्ट करते हैं। ऑब्वियसली जो आपके सपोर्टर्स होते हैं, जिनके इंटरेस्ट आपके इंटरेस्ट के साथ अलाइन करते हैं, वो लोग आपको डोनेशन देते हैं। और उसके अलावा वो कह रहा है कि भाई आप कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी करते हैं कुछ, ओके। तो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन सर कमर्शियल एक्टिविटीज़ कर रही है, बिल्कुल कर सकती है। उसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, बट दैट डजंट मीन कि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न नहीं करती है। वो प्रॉफिट अर्न भी करती है, वो स्ट्रेटजीज भी बनाती है, वो मार्केटिंग भी करती है, वो तमाम चीज़ें करती है।
बट द मेन पर्पस, जो प्राइमरी पर्पस होता है, वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। तो चीज़ें इतनी ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होती हैं इन मार्केटिंग और दी स्ट्रेटेजी, बट आपकी जो फोकस होता है मेन आपका अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ, चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव, जो कि यहाँ पर बात की जा रही थी, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के एंड दी पब्लिक इंटरेस्ट, राइट। तो ये इसकी तरफ ज़्यादा फोकस होता है आपका। तो यहाँ पे बता रहा है कि भाई सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कहता है चैरिटेबल सेक्टर इंक्लूड्स लार्ज नेशनल चैरिटीज एंड स्मॉलर चैरिटीज विच ऑपरेट ऑन सिंगल साइट। तो अब यहाँ पर मुझे दो तरह की चैरिटीज़ की बाइफर्केशन बता दी गई है। हो सकता है मुझे इस तरह को कोई डाटा दिया जाए, उस डाटा की बेस के ऊपर कुछ कंपैरिजन किए जा रहे हों, कुछ हमारे कंपटीटर्स बन रहे हों, कुछ लीडर्स बन रहे हों, कुछ मार्केट के पार्टिसिपेंट्स बन रहे हो, और उससे रिलेटेड मुझे हो सकता है पोर्टर डायमंड के ऊपर बात की जाए, हो सकता है पोर्टर 5 फोर्स की बात की जाए, हो सकता है पेस्टल की बात की जाए। तो वहाँ पर मुझे ये बाइफर्केशन बहुत काम आ रही होगी कि मैं कौन से बाइफर्केशन में फॉल करता हूँ, मेरी हिस्टोरिकल प्लेसेस की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ फॉल करती है, उनका कंपैरिजन किससे होना चाहिए। तो मेरे पास अगेन दो टाइप्स आ गई हैं, मेरे पास टाइप्स आ गई हैं। सेक्टर इंक्लूड्स नंबर वन में वो कह रहा है कि भाई लार्ज नेशनल चैरिटीज एंड स्मॉलर चैरिटीज। स्मॉलर चैरिटीज के बारे में उसने एक खास बात बताई है कि भाई स्मॉलर चैरिटीज जो है ना सिंगल साइट पे ऑपरेट करती हैं, दे आर नॉट ऑपरेटिंग ऑन द मल्टीपल साइट्स। ओके, साइट्स क्या होती हैं, तमाम चीज़ें, वो ACC ने SPC के अंदर आपको तमाम चीज़ें बताई है, सो यू डोंट नीड टू बी वरीड। जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे हैं, जो बेसिक से बेसिक बात है, वो तमाम SPC के अंदर मौजूद है। आगे बढ़ते हैं सर, और ज़रा बात करें चैरिटीज लीगल पोजीशन। ये एक बड़ा काम का पैराग्राफ है, दिस इज द थिंग विच यू शुड बी फोकसिंग ऑन, क्योंकि अब ये कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। तो वहाँ पर उसकी लीगल पोजीशन क्या होती है, लीगल स्ट्रक्चर क्या होता है, वो तमाम चीज़ें उसमें बताई गई है। तो बहुत फोकस के साथ सुनेंगे। इसके अंदर वो कहता है कि भाई चैरिटीज इन एडिसिया आर ऑफन सेट अप एज अ कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। अब यहाँ पर अगर किसी को नहीं पता सर कि चैरिटीज लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है, सो यू डोंट नीड टू बी वरीड, क्योंकि आगे ही वो इस बात को भी एक्सप्लेन कर रहा है, राइट। सो यहाँ पर वो बात कर रहा है कि भाई जो हमारी एडीसिया में कंपनीज हैं, चैरिटीज़ है, वो क्या होती हैं, कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी होती है। ओके, इस चीज़ को हम याद रखेंगे। आगे पढ़ते हैं कि भाई ये कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी होती है। तो कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी डज नॉट हैव एनी शेयर्स और शेयर होल्डर। इसके कोई शेयर्स या शेयर होल्डर नहीं होते। तो फिर इसके ओनर कौन होते हैं, देखें, इट इज़ अंडर रिटन बाय द गारंटर्स who guarantee to pay a specified amount of money to help settle its debts only in the event of insolvency। तो ये देखें, ये उसने एक्सप्लेनेशन भी पूरी आपको प्रोवाइड कर दी कि भाई जो कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी होती हैं उसके अंदर क्या मामला होते हैं। उसके अंदर सिंपल ये मामला होते हैं कि आपके कोई शेयर्स या शेयर होल्डर नहीं होते हैं, यू हैव द गारंटर्स। ओके, जो आपके मेंबर्स होते हैं, जो उस कंपनी के लीगली अगर बात करूँ तो वो मेंबर्स हैं। मैं लीगली मेंबर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आगे मेंबर्स का एक और वर्ड आने वाला है, सो यू डोंट नीड टू कंफ्यूज और मिक्स विद इट कि भाई यहाँ पर मैं इसको गारंटर्स बोल रहा हूँ। ओके, तो हम गारंटर्स बोल रहे होंगे। ये गारंटर्स अंडर राइट करते हैं, आपको लिख कर देते हैं, आपको एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि भाई जिस वक्त कंपनी इंसॉल्वेंट हो रही होगी, या कंपनी लिक्विडेट हो रही होगी, या कंपनी वाइंड अप हो रही होगी, और अगर कंपनी के नेट एसेट्स इतने नहीं होंगे, यानी कि उसकी लाइबिलिटीज़ ज़्यादा होंगी, उसके एसेट्स कम होंगे, तो वो जो शॉर्टफॉल आ रहा होगा वो कौन पूरा करेगा। लिमिटेड बाय लाइबिलिटी में तो शेयर होल्डर्स की कोई लाइबिलिटी नहीं होती है, उन्होंने एक बार शेयर्स के जो पैसे दे दिए, अब जो भी अगर शॉर्टफॉल आ रहा है तो कोई लाइबल नहीं है शेयर होल्डर। लेकिन लिमिटेड बाय गारंटी में जो गारंटर्स होते हैं वो गारंटर लाइबल होते हैं अप टू द अमाउंट जो कि उन्होंने गारंटी की है, जो उन्होंने अंडरराइट किया है कि भाई जिस दिन कंपनी इंसॉल्वेंट होगी और जो एसेट्स के अंदर शॉर्टफॉल आएगा टू पे द लाइबिलिटीज, वो शॉर्टफॉल हम पे करेंगे, हम गारंटी दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने कहा कि मैं $100,000 दूंगा, किसी ने कहा मैं $20,000 दूंगा, तो उस वक्त अगर शॉर्टफॉल आ रहा होगा तो इनसे हो सकता है कि शॉर्टफॉल 150,000 का, लेकिन गारंटी तो सिर्फ 120,000 की है, तो इनसे सिर्फ 120,000 तक की रिकवरी की जा रही होगी, बिकॉज दे आर द गारंटर एंड दिस इज द लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी। सो ये वाली बात अगर समझ आती है तो हम आगे बढ़ते हैं। सर अगली बात कहता है, बड़ी काम की चीज़ है, इसको ज़रा हाईलाइट करें, सरप्लसेस आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है सर, काम की बात है लेकिन कोई नई बात नहीं है, क्योंकि
जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो चैरिटीज़ होती हैं, बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर बाय लॉ इनका जो सरप्लस होता है, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में प्रॉफिट बोलते हैं। ओके, सो होता क्या है, कमर्शियल एंटिटी के अंदर वी हैव द प्रॉफिट, इन एनपीओज वी हैव द सरप्लस, और यू हैव द लॉस, और यू हैव द डेफिसिट। ऑलराइट, सो ये टर्मिनोलॉजीज की सिर्फ बात है। तो यहाँ पे कह रहा है कि भाई जो सरप्लस है ना, वो शेयर होल्डर में या गारंटर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। बाय लॉ बहुत सारे कंट्रीज के अंदर इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है। तो उसको करते हैं क्या, उसको री इन्वेस्ट कर देते हैं आप अपने चैरिटेबल पर्पस के अचीवमेंट के लिए, राइट। तो देखें उसने आगे लिखकर भी ये दिया है, टू द गारंटर्स, गारंटर्स को नहीं मिलता, बट इन्वेस्टेड इन द चैरिटी टू हेल्प प्रोमोट्स इट्स चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव्स, जो कि हैं क्या, जो कि हैं आपके यहाँ पर हमने बताया था कि भाई ये हमने लिखा कि भाई हेल्पिंग सिक, डिसेबल, पॉवर्टी, एजुकेशन, प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्ट्री, कैंपेनिंग ऑन द इश्यूज अफेक्टिंग द सोसाइटीज। नेक्स्ट आपके पास वो बात कह रहा है, वो कहता है चैरिटीज एक्टिविटीज आर डिटरमाइंड बाय देयर गवर्निंग डॉक्यूमेंट, जिसको हम कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन। बोल रहा है कि भाई जो उसकी एक्टिविटीज हैं, ऊपर तो उसने 4-5 एक्टिविटीज बता दी, लेकिन कौन सी चैरिटी कौन सी एक्टिविटी करती है, सब तो सब नहीं करते। तो वो कौन डिटरमाइन करता है, वो बेसिकली डिटरमाइन कर रहा होता है उनका कॉन्स्टिट्यूशन, उनका गवर्निंग डॉक्यूमेंट। और वो डॉक्यूमेंट किस चीज़ से इन्फ्लुएंस्ड होगा सर, वो डॉक्यूमेंट एक ही चीज़ से इन्फ्लुएंस होगा, दैट वुड बी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, राइट। तो ये जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव होंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन के, उसी से आपका कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव हो रहा होगा और उसी से बेसिस के ऊपर आपकी एक्टिविटीज़ हो रही होंगी, राइट। तो देखिए साथ साथ चीज़ों को रिवाइज भी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, मजीद थोड़ा कारवां आगे बढ़ाते हैं। मैनी चैरिटीज रेज फंड बाय मींस ऑफ सरप्लसेस फ्रॉम कमर्शियल एक्टिविटीज। बोलता है कि जो उनके सरप्लस, जो के उनके फंड्स होते हैं, वो कहाँ से आ रहे होते हैं। यहाँ पर अगेन वो बात कर रहा है कुछ फंड्स से रिलेटेड। चैरिटीज रेज फंड थ्रू, नंबर 1 वो कहता है कि भाई सरप्लस जो कमर्शियल एक्टिविटीज से आ रहे होते हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज आगे चल के वो भी डिफाइंड है, उसको भी देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए आ गई, फॉर एग्जाम्पल कहता है क्या भाई, रनिंग शॉप्स। ओके, तो अब ये क्या होता है, बहुत सारी ऐसी एनपीओज आपको पता होंगे। मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। आपने अगर कराची में एक ऑर्गेनाइजेशन है, दैट नेम इज अखुवत। दिस इज अ बेसिकली चैरिटी और द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब ये चैरिटी, जाहिर सी बात है, चैरिटी अगर कोई बिजनेस कर रही होगी तो अच्छा नहीं लगता कि चैरिटी बिजनेस कर रही है, चैरिटी इज अर्निंग द प्रॉफिट, चैरिटी इज चार्जिंग सच हाई अमाउंट, राइट। तो क्या करती है कि ये चैरिटीज बेसिकली अपने पास एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं, राइट। तो इन्होंने एक बनाया अखुवत स्कूल। ये स्कूल बेसिकली कोलैबोरेशन है एक स्कूल के साथ, जो कि गवर्नमेंट स्कूल है, एनजीवी बेसिकली, उसके साथ इन्होंने कोलैबोरेट किया और उसके ऊपर से काम करना शुरू किया। यानी बैक एंड पे अखुवत है और एनजीवी के नाम पे काम कर रहे हैं, और वो स्कूल एक अच्छी खासी अमाउंट ऑफ फी चार्ज करता है, एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करता है, और उसके अगेंस्ट जो उसको प्रॉफिट मिल रहा होता है, वो प्रॉफिट बेसिकली कहाँ जाता है, वो प्रॉफिट जाता है अखुवत को। द प्रॉफिट इफ वी आर सेइंग इज बेसिकली द सरप्लस, राइट। सो सरप्लस जा रहा होता है अखुवत को। सो वो यहाँ पर बात कर रहा है कि भाई कमर्शियल एक्टिविटीज जो उनकी होती हैं उसके थ्रू वो अर्न कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल रन द शॉप, शॉप को रन कर सकते हैं, या वट एवर दी एक्टिविटीज दे आर परफॉर्मिंग। देन वो कहता है कि भाई आगे, commercial activities are carried out through subsidiary companies which charities wholly own। देखिए यहाँ पर बात भी आ गई, जिस तरह मैंने एग्जांपल दी, तो वो कह रहा है कि जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं वो चैरिटी खुद नहीं करती है। चैरिटी की जो सब्सिडरीज होती हैं, चैरिटी बेसिकली क्या करती है, अपने अंडर एक सब्सिडरी बनाती है, और ये सब्सिडरी 100% ओन होती है, होली ओन सब्सिडरी होती है। और इस सब्सिडरी का जो भी प्रॉफिट होता है, ये कहाँ चले जाता है सर, ये चले जाता है इस चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के पास, राइट। तो कह रहा है कि भाई यहाँ पर जो भी काम होते हैं वो किसके थ्रू हो रहे होते हैं, जो भी कमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं वो कौन करता है, वो करके देता है आपको चैरिटी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, कुछ रेगुलेशन की बातें करते हैं। आई होप कि इससे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे जहनों में थी वो और थोड़ा रिफाइन भी हो रही होगी, चीज़ें और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो रही होगी कि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं एंड हाउ वी आर गोइंग टू डील विद इट, राइट। तो आगे अगर मैं रेगुलेशन की बात करूँ सर, रेगुलेशन में कहता है चैरिटीज इन एडिसिया आर रेगुलेटेड बाय द, एक रेगुलेटर के नाम लिया जा रहा है, चैरिटी सुपरवाइजरी बोर्ड। ये आपका बेसिकली एक रेगुलेटर है जो कि उस सेक्टर के अंदर जितनी भी चैरिटीज़ है उनको रेगुलेट करता है। जिस तरह आपके जितने भी एसीसी के मेंबर्स हैं उनको एसीसी रेगुलेट करता है,
आई कैप के मेंबर्स को आई कैप रेगुलेट करता है। कंपनीज जो होती है कमर्शियल एंटिटीज जिनको पाकिस्तान में एसईसी भी रेगुलेट कर रहा होता है। इसके अलावा जो बैंक्स होती है उनको पीएसएक्स या आपका जो आपका जो सबसे बड़ा बैंक का इदारा होता है वो देख रहा होता है। टैक्स के मामला की एक अथॉरिटी, दिस इज हाउ द रेगुलेटर वर्क्स, राइट। तो यहाँ पर वो एक रेगुलेटर की बात बता रहा है कि जो आपकी चैरिटीज़ हैं उस सेक्टर के अंदर या डीसीएम है वहाँ पर आपका रेगुलेटर कौन है? रेगुलेटर इज चैरिटी सुपरवाइजरी बोर्ड। दिस नेम यू शुड क्रैम, यू शुड लर्न और यू शुड मेमोराइज, राइट। ये नाम आपको याद होना चाहिए। सीएसबी बोलता है एस्टेब्लिश बाय द एडीसीएस सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये एक इदारा बनाया है, इस इदारे को अथॉरिटी दी है कि आप जितनी भी चैरिटीज हैं उनको रेगुलेट करेंगे, उनको गवर्न करेंगे, राइट। अच्छा, क्या कहता है भाई सीएसबी एम्स, इसका एम क्या है भाई? इसका एम क्या है? इसका एम आगे देखते हैं। एम्स टू इंश्योर दैट द जनरल पब्लिक कैन बी कॉन्फिडेंट that donations to the charities will be used for the proper charitable purpose. ओके, यानी कि इसका पर्पस ये है कि वो लोगों को ये कॉन्फिडेंस दे सके कि भाई जितनी भी चैरिटीज़ उस सेक्टर में काम कर रही है कोई है जो उसको ओवरसाइट कर रहा है, कोई है जो इस बात को इंश्योर कर रहा है कि जो डोनेशन का पैसा उन चैरिटीज़ के पास जा रहा है वो मिसयूज़ नहीं हो रहा, वो जो चैरिटी का ऑब्जेक्टिव है, जो डोनेशन का ऑब्जेक्टिव है उसके लिए ही यूज़ किया जा रहा है, उसका कोई मिसयूज़ नहीं किया जा रहा। Okay, this is the work which the regulator does in the normal scenario as well. The CSB investigates allegation that charities are not acting in accordance with their charitable objectives, are behaving unethically, are misusing funds or otherwise breaching the regulation. कहता है कि CSB investigates करता है। क्या क्या चीज़ें इन्वेस्टिगेट करता है भाई? पहली चीज़ कि भाई अगर किसी चैरिटी के ऊपर एलिगेशन लगे कि वो अपने पहला एलिगेशन को इन्वेस्टिगेट करता है कि वो अपने चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, या फिर वो अनएथिकली काम कर रहे हैं, या वो फंड्स को मिसयूज़ कर रहे हैं, और या किसी भी तरह से वो कोई रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो उस चीज़ को सीएसबी इन्वेस्टिगेट करता है। सो इट इज़ अ बेसिकली ओवरसाइट बोर्ड, राइट, चैरिटेबल चैरिटीज सुपरवाइजरी बोर्ड। देन आपके पास क्या है सर? नेक्स्ट आपको कुछ बातें बता रहा है, बोलता है कंटेंट ऑफ द चैरिटीज अकाउंट इज गवर्न्ड बाय अ स्टेटमेंट ऑफ रिकमेंडेड प्रैक्टिस। अब यहाँ पर कुछ बातें बता रहा है कि जो भी कंपनीज होती हैं उन कंपनीज के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, जो अकाउंट्स बनते हैं, ओके, नॉर्मली हम देखते हैं कि वो आईएफआरएस के हिसाब से बन रहे होते हैं, वो यूके गैप के हिसाब से, यूएस गैप के हिसाब से बन रहे होते हैं, राइट। यहाँ पर वो कह रहा है कि जो चैरिटीज के अकाउंट्स बनेंगे वो अकाउंट्स किस तरह बनेंगे? उन अकाउंट्स का जो फ्रेमवर्क है, बेसिकली दिस इज बेसिकली आवर फ्रेमवर्क जो आपको बताएगा कि आपके अकाउंट्स किस तरह बने। तो वो क्या है सर? वो फ्रेमवर्क है हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस, राइट, जो कि एसओआरपी है, जिसको एसओआरपी बोलते हैं, यानी कि जिस तरह आईएफआरएस उस तरह पे यहाँ पर हम बात करें एसओआरपी। एसओआरपी के तहत आप अपने अकाउंट्स बना रहे होंगे। ये एसओआरपी इट इज़ पब्लिश बाय सीएसबी। सीएसबी चूँकि गवर्निंग बॉडी है तो वही उसको पब्लिश करती है, वही उसको रेगुलेट कर रही होती है। सीएसबी रिक्वायर्स ऑल चैरिटी अकाउंट्स टू बी ऑडिटेड। ये काम की बात यहाँ पे बताई जा रही है सर, ऑल चैरिटीज अकाउंट टू बी ऑडिटेड, यानी हर चैरिटी अपने अकाउंट्स को ऑडिट करेगी, तभी तो वो इंश्योर कर पाएगी कि डोनेशन का पैसा सही जगह यूज़ हो रहा है। लार्जर चैरिटीज़ की बात की जा रही है। याद है ऊपर बात हुई थी सर, यहाँ कुछ बात हुई थी कि हमारे पास दो तरह की चैरिटीज़ है, नंबर 1 एंड नंबर 2, लार्जर एंड स्मॉलर। तो वो बोलता है भाई जो लार्जर चैरिटीज़ हैं उसकी डेफिनेशन बता रहा है, whose annual income exceed 10 million। ये इस बात को देखें, याद रखें, इसमें गुमराह मत होना, यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है इनकम। अब यहाँ पर आप में से कोई ये सोच रहा होगा कि सर ये दीज आर द रेवेन्यूज और दीज आर दी सरप्लस। देखें, जहाँ पर आपका वर्ड यूज हो रहा है रेवेन्यूज और इनकम, इट मीन्स रेवेन्यू नॉट दी सरप्लस। तो कोई भी ये नहीं देख रहा होगा कि सर हमारी जो कंपनी है वो लार्ज अगर है तो उसका सरप्लस 10 मिलियन से एक्सिस्ट नहीं कर रहा तो हम कहेंगे कि ये लार्ज नहीं है। नो 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 नो, यू वुड नॉट बी लुकिंग एट द सरप्लस, यू वुड बी लुकिंग एट दी रेवेन्यूज। तो अगर आपके रेवेन्यूज 10 मिलियन से ज़्यादा है दैट मीन्स यू आर अ लार्ज चैरिटी, ओके। और लार्ज चैरिटी से हवाले से क्या बात की जा रही है? बोल रहा है नीड टू रिपोर्ट ऑन, दो चीज़ों के ऊपर रिपोर्ट करना है, इंटरनल कंट्रोल, ओके, एंड द रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। सो नाउ वी हैव हाउ मेनी काइंड्स ऑफ रिपोर्टिंग डू वी हैव? नंबर 1, ये जो आपके अकाउंट्स बनेंगे एसओआरपी के हिसाब से, नंबर 1
नंबर 2, यू हैव टू रिपोर्ट ऑन इंटरनल कंट्रोल्स। नंबर 3, आपको रिपोर्ट करना है रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, राइट। तो ये 3 चीज़ें हैं जो कि लार्ज एंटिटी को लाजमी 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 बनानी है, ओके। और उसके बाद ये मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ ये 2 चीज़ें किसके लिए हैं, दीज आर फॉर लार्ज चैरिटीज, ओके। सो दीज आर फॉर द लार्ज चैरिटीज। और आगे बोलता है, आगे क्या कह रहा है, विद द रिपोर्ट बीइंग रिव्यूड बाय द चैरिटीज एक्सटर्नल ऑडिटर्स, यानी कि जिन एक्सटर्नल ऑडिटर्स से आप अपने अकाउंट्स को रिव्यू कर ऑडिट करवाएंगे, उन्हीं से आप इसको क्या करवा रहे होंगे, रिव्यू करवा रहे होंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी ऑडिटेड एंड दीज टू वुड बी गोइंग टू बी रिव्यू, राइट। तो ये आपने याद रखना है। आगे क्या बात करता है, आगे बात करता है चैरिटीज एंड कमर्शियल सब्सिडरीज होली ओन्ड बाय चैरिटीज आर नॉट सब्जेक्ट टू टैक्सेशन इन एडीसिया, यानी कि यहाँ पर बात की जा रही है टैक्स हेवन स्टेट की। तो ये बेसिकली आपकी जो चैरिटीज है वहाँ पर आपको टैक्स नहीं देना है, ना आपकी चैरिटी ने देना है, ना आपकी सब्सिडरी ने कोई टैक्स नहीं देना। सो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी सर कि आपके पास एग्जाम में कुछ एग्जिबिट दिए जाएं, उस एग्जिबिट के अंदर आपके पास कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन हो कि चैरिटीज़ को या सब्सिडरी को कुछ कंडीशंस के साथ कंप्लाई करना पड़ता है, और उस कंडीशन को कंप्लाई करने के लिए आपको कुछ क्राइटेरिया दिए जाएंगे और आपको ये वैल्यूएट करना होगा वेदर द कंपनी इज कंप्लाइंट और नॉट, या कोई एथिकल क्वेश्चन आ सकता है कि जिसको नॉन कंप्लाइंस को छुपा कर हम अपने टैक्स के बेनिफिट ऑब्टेन कर रहे हैं। तो इस तरह के सिचुएशन के ऊपर देन यू हैव टू गिव योर ओपिनियन और डू द डिस्कशन, राइट। तो ये एक तरह का क्वेश्चन बन सकता है इसमें। आगे अगर मैं बढ़ूँ, बात करते हैं थोड़ा और वो इंडस्ट्री को नैरो कर रहा है। अभी तक तो ओवरऑल इंडस्ट्री की बात कर रहा था, अब वो एक सेक्टर के ऊपर आ गया सर। अब वो कह रहा है सब सेक्टर की बात करूंगा, कौन से, हेरिटेज, हेरिटेज सब सेक्टर। अब ये हेरिटेज सब सेक्टर क्या है, आए जरा देखते हैं। मैनी चैरिटीज इन एडिसिया एग्जिस्ट for the purpose of preserving the country's heritage at urban and rural sites। बोलता है कि भाई बहुत सारी चैरिटीज़ है एडिसिया के अंदर जो कि एग्जिस्ट करती हैं, ओके। क्या पर्पज़ है उनका, प्रिजर्विंग द कंट्रीज हेरिटेज एट अर्बन एंड रूरल साइट। सर अभी तक ये नहीं पता लगा कि हेरिटेज है क्या, अभी पता लगेगा। हेरिटेज मीन्स थिंग्स ऑफ हिस्टोरिकल और कल्चरल वैल्यूज विच आर वर्दी ऑफ प्रिजर्वेशन। वो जो आपकी ओल्ड और मेमोरियल चीज़ें होती हैं ना बहुत सारे जगहों पे, जो आपके जो बादशाह होते हैं, किंग्स होते हैं, तो उनकी जो स्वॉर्ड होती है, उनके जो ज्वेलरीज होती हैं, उनके जो कपड़े होते हैं, या उनकी किताबें हो गई, कोई पुरानी पुरानी किताबों के नुस्खे, इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो तमाम चीज़ें जो कि आपकी हिस्टोरिकल होती हैं और दे आर वर्दी ऑफ बीइंग प्रिजर्व, इनको हम बोलते हैं हेरिटेज, ऑलराइट। सो ये वो चीज़ें हैं जिसको हम हेरिटेज बोल रहे हैं। तो हेरिटेज का एक सब सेक्टर है, यानी कि कुछ चैरिटीज़ हैं जो कि ख़ास तौर पर इन हेरिटेज के ऊपर फोकस करती हैं, राइट। उनका स्कोप और नैरो होता है। तो यहाँ पे बात की जा रही है हेरिटेज का मतलब क्या है, मैं इसको जरा हाईलाइट कर देता हूँ सो दैट यू आर इफ़ यू आर गोइंग टू रीड इट अगेन यू कैन हैव आइडिया कि कौन सी चीज़ कहाँ पर लिखी है। नेक्स्ट हम बात करें अगर, तो चैरिटीज इन द हेरिटेज सब सेक्टर कंजर्व एंड मेंटेन हिस्टोरिकल साइट्स, ओके, जो कि हमने ऊपर पढ़ा। उसके अंदर इट इंक्लूड्स बिल्डिंग एंड म्यूजियम, जो पुरानी पुरानी इमारतें होती हैं, जो म्यूजियम्स होते हैं, उस म्यूजियम के अंदर जो पुरानी पुरानी चीज़ें रखी होती हैं हिस्टोरिकल, राइट। तो ये उनको क्या करती हैं, प्रिजर्व करती है, ये उनको सेफगार्ड करते हैं और उसको लॉन्ग लाइफ बना रहे होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आने वाली जनरेशन उसको देख सकें, राइट। एंड ऑब्जेक्ट्स केप्ट एट दी साइट्स, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उस साइट्स के ऊपर रखे होते हैं, उनकी जो हमने बात की। अच्छा, आगे बात करता है दे जनरली अलाउ पब्लिक एडमिशन टू द साइट्स व्हिच दे मेंटेन। अच्छा, ये बहुत सारे आप लोग भी ऐसे कुछ म्यूजियम्स या कहीं पे गए होंगे जहाँ पर आपकी जो ओल्ड चीज़ें होती हैं, वहाँ पर अक्सर क्या होता है कि लोगों को आप इनवाइट करते हैं। बहुत सारे स्कूल्स की ट्रिप्स भी होती हैं कि आप किसी स्कूल्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं कि वो स्कूल अपने स्टूडेंट्स को उन साइट्स के ऊपर लेकर आती हैं और उन साइट्स से रिलेटेड जब विज़िट होता है तो फिर उनको बता रही होती हैं कि हिस्ट्री में क्या था एंड ऑल एवरीथिंग, जो भी तमाम चीज़ें होती हैं उनको एक पिक्टोरियल वे में प्रेजेंट कर रही होती है, विजुअलाइज करा कर उनको प्रेजेंट करवा रही होती है। तो फिर जब ये इसको प्रिजर्व करते हैं तो ऑब्वियसली प्रिजर्व क्यों करते हैं, ताकि लोग आ सकें, सो दे अलाउ द एडमिशन टू द पीपल ऑन द साइट, राइट। तो ये बेसिकली देखिए पूरा एक स्ट्रक्चर बता रहा है कि किस तरह ये इंडस्ट्री ऑपरेट करती है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है, आगे कहता है
हेरिटेज चैरिटी एम टू ब्रिंग हिस्ट्री टू लाइफ फॉर विजिटर, जो कि हमने बात की ताकि जब वो आए तो वो उनको बिल्कुल फील कर सके, जो पास्ट के अंदर जाकर एक तरह का टाइम मशीन टाइप बनाना चाह रहे हैं कि भाई वहाँ पर जो लोग आए वो उसको बिल्कुल लाइव रियली फील कर सके कि भाई हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें कैसी थी, और उनके जो लेफ्ट ओवर्स हैं, जो चीज़ें बच गई हैं, उससे वो पास्ट को इमेजिन कर सके। दे सीक टू encourage people appreciation of and participation in heritage। अच्छा, अब इसको ज़रा ध्यान से पढ़ें क्या कहता है, देखें। बोले दे encourage people, encourage करते हैं पब्लिक को किस चीज़ के लिए, कि वो अप्रिसिएट करे और पार्टिसिपेट करे हेरिटेज में। यानी कि पहले तो वो जो पुरानी चीज़ें बची हुई हैं उसको अप्रिशिएट करें, उसको देखें, उसकी तारीफ़ करें, और उसको जाहिर सी बात है देखने हैं, उसको सराहें, और साथ ही साथ उसमें पार्टिसिपेट करें हेरिटेज में, यानी कि उसको प्रिजर्व करने में इनका साथ दें, वॉलंटियर करें, डोनेट करें, किसी भी तरह से वो उनका साथ दे रहे हो। सो दे बेसिकली इनकरेज दिस थिंग। आगे कहता है दिस इंक्लूड्स encouraging members of the public to visit sites and work for the charities as unpaid volunteers, जो मैंने अभी अभी आपको बताया। तो यहाँ पर बात हो गई कि भाई पहली चीज़ मुझे पता लगी कि जो मेरे वॉलंटियर्स होते हैं दे आर अनपेड। ऑलराइट, तो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ बातें अभी आ रही हैं जो कि हमारे काम की हैं। नंबर 1, हेरिटेज चैरिटीज आर ऑल्सो कंसर्न विद द एजुकेशन। ओके, एक और नई चीज़ आई कि भाई हम एजुकेशन के साथ भी कंसर्न है। दे होस्ट विजिट्स फ्रॉम ग्रुप्स ऑफ स्कूल चिल्ड्रंस एंड स्टूडेंट्स एट देयर साइट, जैसे कि अभी हमने बात की। तो बेसिकली दे आर एजुकेटिंग द पीपल अबाउट द हिस्ट्री एंड द हिस्टोरिकल थिंग्स विच दे आर प्रिजर्विंग। ओके, सम एस्टेब्लिश फॉर्मल लिंक्स विद द स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज़, कुछ के तो फॉर्मल लिंक्स भी होते हैं कि जो एक आपके प्रॉपर फ्रीक्वेंसी के साथ स्कूल के ट्रिप्स होते हैं, जो कि हर साल के फिक्स होते हैं, हर क्वार्टर के फिक्स होते हैं। इस तरह से पूरा उनका शेड्यूल बना हुआ होता है कि कौन सी स्कूल किस क्लास को, किस ग्रुप को किस दिन ला रही होगी, who will be facilitating them and everything all, right? A number of charities provide training in conservation and other activities। बोल रहा है कि भाई कुछ ऐसी चैरिटीज भी, अब देखें यहाँ पर दो बातें आ गई हैं। पहली बोल रहा है कि दे heritage charities concerned with the education, okay, they host visit from स्कूल चिल्ड्रन एंड यूनिवर्सिटीज़। और फिर यहाँ पर बोला है कि भाई वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं दूसरे लोगों को कि भाई किस तरह से आप इनको प्रिजर्व कर सकते हैं, इन पुरानी चीज़ों को। सो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रेनिंग इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो फिर लोग इनको अनपेड वॉलंटियर के तौर पे काम कर सकें, राइट। सो आगे बात करता है द टू लार्जेस्ट हेरिटेज चैरिटीज इन एडिसिया आर, नंबर वन हम हैं, एंड नंबर 2 विच मेनली लुक्स आफ्टर, हमारी बात की जा रही है, बोल रहा है कि भाई हम हिस्टोरिक प्लेसेस लुक्स आफ्टर साइट्स ओवर 300 ईयर्स ओल्ड, 300 साल पुरानी जो साइट्स हैं उसको हम देखते हैं। ओके, एंड लिविंग द पास्ट, ये आपकी दूसरी जो चैरिटी है। अब हो सकता है कि ये हमारा डायरेक्ट कॉम्पिटिटर भी हो, राइट, विच मेनली केयर्स फॉर द साइट विच आर लेस देन 300 ईयर्स ओल्ड। सर अब जब ये दूसरी बात मैंने पढ़ी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये हमारा डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी मार्केट अलग है, हमारी मार्केट अलग है। वी आर लुकिंग आफ्टर द साइट्स विच आर मोर देन 300 ईयर्स ओल्ड एंड दे आर लुकिंग फॉर द साइट्स विच आर नॉट ओल्ड मोर देन 300 ईयर्स, राइट। सो बेसिकली इसने दो तरह में बांट दिया, बोला जो दो लार्जेस्ट हैं वो कौन है, हिस्टोरिक प्लेसेस एंड लिविंग द पास्ट, ये दो हैं ऑर्गेनाइजेशन। आगे बढ़ते हैं, फिर वो कह रहा है हेरिटेज चैरिटीज सिग्निफिकेंट स्टेक होल्डर्स। सिग्निफिकेंट स्टेक होल्डर्स के बारे में बात की जा रही है। ये बहुत ज़रूरी है समझना ताकि आपको एक पूरी इंडस्ट्री का बैकग्राउंड मिले कि भाई एक्टिविटीज़ क्या थी, क्या क्या ऑपरेशन है, क्या क्या काम करते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, किस तरह सब्सिडरी बनती है, कमर्शियल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, तमाम चीज़ें पता लग गई। लेकिन ये स्टेक होल्डर्स क्या है, क्योंकि स्टेक होल्डर्स से ही पता लगेगा कि उसका डिसीजन मेकिंग किस तरह होनी है। आपको स्टेक होल्डर्स को अपने कंसिडरेशन में रखना होता है, राइट। सो सबसे पहले वो बात करता है, बोलता है ट्रस्टीज। तो ट्रस्टीज में बोल रहा है ट्रस्टीज आर द इंडिविजुअल हु ओवरसीज द चैरिटेबल एक्टिविटीज। अब आपको पता है कि जो ट्रस्टीज हैं हमारे, हमने बात की थी कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है उनकी जो गवर्नेंस होती है वो कौन कर रहा होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं। नो, वी सेड दे आर द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, राइट। तो अब यहाँ पर जो 2 टियर बोर्ड है वो मुझे लगता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपके जो ट्रस्टीज हैं दे आर बेसिकली योर स्ट्रेटेजिक बोर्ड
एंड देयर कैन बी अ मैनेजमेंट बोर्ड जो कि आपका लोअर मैनेजमेंट का होगा, दैट इज हेड बाय द सीईओ, राइट। तो खैर आगे बढ़ते हैं, कुछ इसके बारे में लिखा होगा तो उसको देख लेंगे। There are they are responsible for ensuring that it acts in accordance with its charitable objectives and constitution, complies with the regulation. Okay, ये इनका काम है जो कि एक नॉर्मल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का या बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का होता है कि ये इंश्योर करें कि वो कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रही है और कोई नॉन कंप्लाइंस नहीं कर रही है। नेक्स्ट, trustees should ensure that the charity's control and risk management systems are effective and that the charity is managed with the honesty and integrity. Okay, this is nothing new for us. We have already discussed it in detail in our classes के board of trustees और board of director की क्या duties होती हैं कि वो ये देखें कंट्रोल और जो रिस्क मैनेजमेंट है वो प्रॉपर की जा रही है और आपके जो है क्या कहते हैं एंटिटी ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी के साथ काम कर रही है। यू हैव टू सेट द टोन फ्रॉम द टॉप। They develop the charity strategic direction in conjunction with the executive management। सर देखिए यहाँ पर दो बातें आ गई हैं, एक आपकी बोल रहा है कि भाई स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन बनानी है इन कंजंक्शन विद द एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट। तो यहाँ से मुझे देखिए ये 2 टियर वाली जो बातें हैं वो और ज़्यादा इन्फोर्स होती जा रही है, बट स्टिल हम आगे बढ़ेंगे, हम पता लगेगा कि है या नहीं। आगे क्या कहता है, कहता है ट्रस्टीज आर अकाउंटेबल फॉर चैरिटीज एक्टिविटीज टू द चैरिटीज सपोर्टर। ओके, बोलता है कि भाई ये अकाउंटेबल होंगे। अच्छा, किन किन लोगों को अकाउंटेबल होंगे? बोलता है सपोर्टर्स को। सपोर्टर्स कौन है? उस पर एक स्टार बना हुआ है, ये इसने स्टार को नीचे एक्सप्लेन किया है जिसको हम आगे जाकर देखते हैं। तो पहले कह रहा है कि भाई ये चैरिटेबल एक्टिविटीज के लिए अकाउंटेबल हैं, क्वेश्चनेबल है, आंसरेबल है, इन लोगों को सपोर्टर्स को। आगे कहता है कि भाई द चैरिटी सुपरवाइजरी बोर्ड एंड द जनरल पब्लिक। ओके, बोल रहा है कि भाई जो चैरिटी के सपोर्टर हैं, चैरिटी के सुपरवाइजरी बोर्ड है और जनरल पब्लिक है, उनको ये अकाउंटेबल होंगे। ओके, ट्रस्टीज आर नॉट पेड फॉर देयर टाइम एंड रिसीव नो एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। ओके, यहाँ पर एक बात आ गई है कि भाई ट्रस्टीज को ढेला भी नहीं मिलता ये सब काम करने के लिए। ऑब्वियसली इट इज एन एनपीओ, सो यू आर डूइंग इट फॉर द सोशल वेलफेयर, राइट? So not going to be paid anything. Then आपके पास आता है एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट। एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट में कहता है एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स आर एम्प्लॉइज रिस्पांसिबल फॉर डे टू डे ऑपरेशन। ऑब्वियसली यू नीड समवन टू परफॉर्म योर डे टू डे ऑपरेशन, सो ये आपकी एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट होती है। दे नॉर्मली मीट रेगुलरली एज एन एग्जीक्यूटिव बोर्ड और दी कमिटी। ओके, आगे बात करते हैं अदर पेड एम्प्लॉइज। जैसा अभी जो आप कह रहे थे अनपेड वॉलंटियर, वो वॉलंटियर्स होते हैं जो आपके कारकुन होते हैं, जो कि ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। आपकी जो हेड ऑफिस में, ऑफिस में जो लोग हैं वो तो पेड होंगे ना, राइट? सो पेड एम्प्लॉयज इंक्लूड हेड ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ एंड द स्टाफ वर्किंग फुल और पार्ट टाइम एट द साइट्स, ऑलराइट, जो कि अभी हमने बात की कि ये तो लोग तो पेड होंगे ना। तो ये भी हमारे कौन है? दीज आर आवर स्टेक होल्डर्स। देन वी हैव वॉलंटियर्स। Volunteers carry out unpaid work at charity sites in their spare times। ठीक है, जो लोगों के पास स्पेयर टाइम बचता है उसमें वो वॉलंटियरिंग कर रहे होते हैं उन चैरिटीज के लिए जिनके साथ उनके ऑब्जेक्टिव अलाइन हो रहे होते हैं। They have no contractual obligation to keep volunteering। ओके, यानी कि वो कभी भी आपको छोड़ के जा सकते हैं। सो यू हैव टू टेक केयर कि उनका और आपका जो ऑब्जेक्टिव है, जो इंटरेस्ट है, वो अलाइन रहे, सो दैट यू आर गेटिंग द अनपेड वॉलंटियरिज्म। ओके, then next we have donors, the important one. Donors give monies to the charity without expecting anything in return। Donors may give a one-off or regular basis। तो ये बोल रहा है भाई डोनेशन जो है ना आपके वन ऑफ भी हो सकते हैं और रेगुलर बेसिस के ऊपर भी हो सकते हैं। तो इससे मुझे एक चीज़ याद आ रही है कि मैं जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बात करता था वो मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ। तो याद है मैंने आपको बताया था कि आप कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को इन प्लेस कर सकते हैं कि जो आपके डोनर्स को इस तरह का ऑप्शन दे कि भाई वो आपके एक अकाउंट के साथ लिंक हो जाए, उनका बैंक अकाउंट, और एक इस तरह की डायरेक्शन मिल जाए आपके डोनर्स की तरफ से कि भाई हर महीने के शुरू में एक्स अमाउंट आपके अकाउंट में एज अ डोनेशन चले जाए। यानी कि अगर वो भूल भी जाए तो वो डोनेशन आपको मिल रहा हो और वो आपको डोनेशन कभी भी ना रुके। या फिर आप उनको मैसेजेस भेज सकते हैं मार्केटिंग के कि आपका डोनेशन टाइम ड्यू होता जा रहा है, या हम फला एक्टिविटी करने जा रहे हैं, फला प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, वी नीड योर डोनेशन एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग। दिस कैन ऑल्सो बी एप्लीकेबल इन द चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। सी देयर इज नथिंग सच थिंग। या ये हमारा डिलेमा था कि भाई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन में तो ऐसी चीज़ होंगी जिसको हम कवर नहीं कर पाएंगे। सो यू हैव टू डोंट नीड टू थिंक लाइक दिस। ओके,
आगे बढ़ते हैं सर, मेंबर्स की कुछ बात की जा रही है, कौन होते हैं मेंबर्स। तो मेंबर्स में वो कहता है मेंबर्स पे एनुअल फी और वन ऑफ फी फॉर लाइफ टाइम मेंबरशिप। ओके, यानी कोई मेंबरशिप खरीदी जा रही है, बहुत सारे क्लब्स और चैरिटीज होती हैं उसकी लोग मेंबरशिप खरीदते हैं, उस मेंबरशिप के अगेंस्ट उनको क्या मिलता है, उनको एक बेनिफिट मिलता है। वो बेनिफिट क्या होता है देखते हैं। विच गिव देम सर्टेन प्रिविलेजेस बेनिफिट्स डिपेंडिंग ऑन व्हाट द चैरिटी डज। जो चैरिटी कर रही होती है उसकी बेसिस के ऊपर उनको क्या मिलते हैं, उनको बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं, कुछ प्रिविलेज मिलते हैं, यानी आम लोगों के मुकाबले में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिल रही होती हैं, कोई उनको बर्तरी मिल रही होती है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिविलेज which membership give them are free admission to the site operated by the charity and the voting at the charity's annual general meeting AGM including electing trustees। सर ये देखिए यहाँ पर उसने जो बड़ी काम की बात बताई है, बोल रहा है जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रिविलेज है ना, वो क्या है भाई, मेंबरशिप की वजह से मेंबर्स को मिलता है, वो है कि भाई आपको फ्री एडमिशन मिलेगा टू द साइट्स जो कि वो चैरिटी ऑपरेट कर रही है, जिनको वो प्रिजर्व कर रही है, राइट। देन आपको वोटिंग मिलेगी कहाँ पर, एजीएम पे, इंक्लूडिंग इलेक्टिंग द ट्रस्टीज। ओके, सो यहाँ पर ये बात आ रही है कि भाई अब देखो यहाँ पर मेरे पास बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज है, ये बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को कौन इलेक्ट कर रहा है सर, इनको इलेक्ट कर रहे हैं मेंबर्स। अब तक की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मेंबर्स डू नॉट ओन द चैरिटी एंड डू नॉट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इन डेट्स। सर देखिए मैंने यही याद है, ऊपर जब मैं गारंटर्स की बात कर रहा था तो मैंने आपको कहा था कि नीचे चल के एक मेंबर्स की और बात आ रही है, तो वो मेंबर्स और इन गारंटर्स को मिक्स ना कीजिएगा। वो जो गारंटर्स हैं उनकी लाइबिलिटी है अप टिल द अमाउंट दे हैव गारंटीड, यानी कि जब शॉर्टफॉल आएगा अपनी लाइबिलिटीज़ को पे करने में, तो ये जो गारंटर्स हैं ये पे करेंगे जितनी अमाउंट उन्होंने गारंटी की है उतने तक। लेकिन मेंबर्स हैं, दे डू नॉट ओन चैरिटी अ सिंगल पेनी, भाई हम और कुछ भी नहीं देंगे, हमने मेंबरशिप फ़ी दे दी है, दैट्स इट, वी आर मेंबर। और इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है डेट्स के अगेंस्ट, यानी कि कल को अगर कंपनी वाइंड अप होती है और डेट्स को पैसे देने के लिए पैसे नहीं बचते हैं तो मेंबर्स की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ओके, सो इस बात को याद रखना है कि ये और गारंटर्स अलग अलग हैं। ओके, देन यू हैव नॉन मेंबर विजिटर्स। नॉन मेंबर विजिटर्स जो कि एडमिशन के वक्त फ़ी देते हैं, उसी वक्त हाथ के हाथ फ़ी दी, आए, विजिट किया, अप्रिशिएट किया, डोनेट किया एंड देन दे गो। ओके, देन यू हैव गारंटर्स, जिसके ऊपर हमने बहुत डिटेल में बात कर ली है, बस एक बार रिपीट पढ़ लेते हैं। गारंटर्स गारंटी a specific amount to help settle a charity's debt if a charity become insolvent but are generally not otherwise involved with the charity's activities। Okay, then you have charity supervisory board CSB। तो CSB के बारे में हम पढ़ चुके हैं, इसको एक बार फिर देख लेते हैं। CSB acts on behalf of a DC या गवर्नमेंट, क्योंकि उस सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस इदारे को बनाया है to ensure the certain objectives, right, in overseeing the charity's activities। Okay, then you have media। मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द चैरिटी, क्योंकि आपकी जितनी अच्छी इमेज होगी द मोर सक्सेसफुल यू विल बी। स्टोरीज इन द मीडिया कैन इलस्ट्रेट द गुड वर्क चैरिटीज आर डूइंग। ओके, however media coverage can also be a source of bad publicity, for example stories about charity wasting money। आपके अगर एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आप कोई ऐसी जगहों पे काम कर रहे हैं जो कि लोगों के लिए इतना फ़ायदेमंद नहीं है, या लोग इतना विजिट नहीं कर रहे हैं, या आप ओवर पे कर रहे हैं अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को जो कि उन साइट्स को प्रिजर्व कर रहे हैं, सो आपको एक नेगेटिव पब्लिसिटी भी आ सकती है कि आप चैरिटी का पैसा वेस्ट कर रहे हैं, राइट। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इस चीज़ के अंदर, इस बिज़नेस के अंदर। योर इमेज इज़ अ बिग थिंग, राइट। आपके डोनेशन जो आ रहे होते हैं वो इमेज की, ट्रस्ट की, ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी की बेसिस के ऊपर आ रहे होते हैं। आगे अगर मैं बोलूँ सर, आगे उसने स्टेक होल्डर्स जो हम ऊपर पढ़ रहे थे उसके बारे में बताया गया कि स्टेक होल्डर हु गिव मनी और नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज, वॉलंटियर कर सकते हैं, नॉन फाइनेंशियली अच्छी इमेज क्रिएट कर सकते हैं, या वॉट एवर थ्रू दे आर मोटिवेटिंग और कॉन्ट्रीब्यूटिंग। बोला है पहले डोनर्स हो सकते हैं, वॉलंटियर्स हो सकते हैं, मेंबर्स हो सकते हैं, नॉन मेंबर विजिटर हो सकते हैं, इन सबको मिलाकर कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, सपोर्टर। सो बेसिकली ये बात की जा रही थी अकाउंटेबिलिटी की। तो जो आपका बोर्ड ऑफ ट्रस्टी था, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी बेसिकली अकाउंटेबल है किस किस को सर? बोर्ड ऑफ ट्रस्टी डोनर्स को, वॉलंटियर्स को, मेंबर्स को और नॉन मेंबर्स को। इसमें से वोटिंग राइट किसके पास है सर? इसके अंदर से वोटिंग राइट्स हैं सिर्फ इनके पास। अब तक की हमने जो भी कहानी पढ़ी है, वोटिंग राइट्स इनके पास है। अच्छा, और किस किस को है सर? उसके अलावा ये तमाम मिलके आपके कौन कहलाते हैं? ये आपके सपोर्टर्स कहला रहे होते हैं। इसके अंदर आपको एक और चीज़ होती है जो आपका ये CSB है, इसको भी आप
reportable, obviously this is your regulator, right? So these are basically your people or the person or the authorities जिसको आप accountable होंगे। आगे बढ़ते हैं सर, हेरिटेज की इनकम की बात करें थोड़ी बहुत, कि हेरिटेज इनकम कहाँ से कमाता है। हम इस वीडियो को शॉर्ट रखेंगे, यानी कि हम इसको कट करेंगे और नेक्स्ट पार्ट के अंदर बात कर रहे होंगे। अभी हम इंडस्ट्री से रिलेटेड बात कर रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम बात कर रहे होंगे कंपनी के इटसेल्फ रिलेटेड चीज़ों के ऊपर। तो इनकम की बात करूँ, इनकम किस तरह अर्न होती है। चैरिटी रेज मनी इन सेवरल वेज में वो पहली बता रहे हैं भाई, डोनेशंस, नंबर 2 मेंबरशिप, एडमिशन फी, कमर्शियल एक्टिविटीज, राइट। सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ इनकम जो कि उस सेक्टर के अंदर अर्न होती है। हमें देखना होगा कि हमारी कंपनी क्या क्या कर रही है, और अगर हमसे सिनेरियो में पूछा जाता है कि आप बताएं कि कौन कौन से दूसरे सोर्सेज है जिसके थ्रू हम इनकम अर्न कर सकते हैं, सो वी हैव टू कमेंट दिस, और हमें बताना होगा कि इस तरह हम ग्रो कर सकते हैं। आइए ज़रा रीड करते हैं। बता रहा है कि चैरिटीज ऑब्टेन डोनेशन इन वेरियस वेज, ओके, contacting possible donation through the post, by emails or text messages, or by giving visitors the chance to donate when they visit the historical sites। बोलता है कि हम डोनेशन कलेक्ट करते हैं, किस तरह से हम पोस्ट करते हैं, ईमेल्स करते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस, और जो जी डोनेशन बॉक्सेस होते हैं वो साइट्स पे लगा देते हैं कि लोग जो आ रहे होते हैं वो उसको क्या करें, उसमें डोनेशन अपने दे रहे हैं। सो दिस इज अ वन वे। देन वो कहता है कि भाई चैरिटीज इनकरेज डोनेशन बाय एडवर्टाइजिंग इंक्लूडिंग एडवर्ड्स ऑन टेलीविजन एंड सोशल मीडिया। हम जो चैरिटीज़ होती है वो इनकरेज करती हैं कि लोग उनको ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करें, डोनेशन दें। वो प्रोमोट किस तरह कर रही होती है, वो अपनी एडवर्टाइजमेंट चलाती हैं सोशल मीडिया के ऊपर और टेलीविज़न के ऊपर। ऑलराइट, मोस्ट चैरिटीज़ हैव वेबसाइट्स विच अलाउ डोनर्स टू डोनेट ऑन देम। बहुत सारी चैरिटीज़ जो होती हैं उनके ऊपर क्या है कि उनकी वेबसाइट्स के ऊपर डोनेट मी का एक ऑप्शन होता है। बहुत सारी चैरिटीज़ के पास इस तरह का है आजकल। तो वो आप डोनेट मी में जाकर उनको ऑनलाइन डोनेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं थ्रू अ ट्रांसफ़र ऑफ द मनी, राइट। सो बहुत सारी चैरिटीज़ के पास ये भी ऑप्शन है। Charities retain contact details of previous donor and focus on marketing campaigns on obtaining further donation from them। यहाँ पर वो कस्टमर रिलेशनशिप वाली बातें थोड़ी बहुत लिंक हो रही है यहाँ पर। ऑल्दो ये मेरे कस्टमर नहीं है, बट दे आर वन जिसकी तरफ से मुझे इन्फ्लोज आएंगे, तो वहाँ पर भी हम अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स को गैदर कर रहे होते थे और फिर उनके लिए टारगेट मार्केटिंग कर रहे होते। तो यहाँ भी यही कह रहा है कि भाई हम उनकी डिटेल्स को जमा करते हैं और फिर उनको फर्दर कॉन्टैक्ट करते हैं कि वो फ्यूचर में भी हमें और से और डोनेशन दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। मेंबरशिप एनुअल और वन ऑफ होती है फॉर लाइफ टाइम मेंबरशिप फी, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था। जो मेंबरशिप फी है ये एनुअल भी हो सकती है, वन ऑफ भी हो सकती है। ये इसको मैं ज़रा हाईलाइट कर दूं कि डोनेशन आपके वेरियस वेज में आते हैं, कौन कौन से हैं, यू कैन सी फ्रॉम हियर। एडमिशन फ़ी चार्ज होती है नॉन मेंबर को विजिट द चैरिटी साइट। जब वो चैरिटी की साइट पे आता है तो उनको एडमिशन फ़ी चार्ज करते हैं, एंड दिस इज बेसिकली अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर यू। सो फी चार्ज visit for visiting the site. Then you have the commercial activities. Commercial income can come from various sources. Most sites have catering facilities, cafe और restaurant। बता रहे catering facilities बनाई हुई होती है साइट्स के ऊपर। आप बहुत सारी जगहों पे जाएंगे तो वहाँ पर क्या होता है, एटलीस्ट भी कॉफ़ी, जूसेस, वाटर बॉटल और थोड़ी बहुत रिफ्रेशमेंट की चीज़ें होती हैं जो कि लोग आते हैं तो वो खरीद रहे होते हैं। So these are the sort of catering facilities which they are providing, जिसके अंदर आपके पास कैफेज और रेस्टोरेंट की बात है एट द साइड्स। फिर आगे कहता है स्मॉल कैटरिंग फैसिलिटीज में ओनली प्रोवाइड स्नैक्स एंड ड्रिंक्स। ठीक है, स्मॉल कैटरिंग फैसिलिटीज होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें प्रोवाइड कर सकती हैं, मगर लार्ज फैसिलिटीज विल ऑफर फुल मील। ओके, चैरिटीज में ओपन सम of their site for hospitality events such as corporate events or wedding। बोला कि जो उनकी साइट्स होती हैं वो उसको कॉर्पोरेट इवेंट्स और वेडिंग्स के लिए भी ओपन कर देती हैं, तो उससे भी उनको क्या हो रहा होता है, रेवेन्यूज जनरेट हो रहे होते हैं, वो वहाँ पर उसको रेंट ले रहे होते हैं, राइट। सो दीज आर द बेसिकली कमर्शियल एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म टू अर्न द इनकम्स। आगे कहता है मोस्ट साइट्स ऑल्सो हैव शॉप्स। ज़्यादातर जो साइट्स होती हैं वहाँ पर शॉप्स भी होती हैं। स्मॉलर शॉप्स, अच्छा यहाँ पर बात हो रही है स्मॉलर शॉप्स की, यहाँ पर एक लार्ज फैसिलिटी की बात हुई, स्मॉलर फैसिलिटीज़ की बात हुई। अब यहाँ पर क्या कह रहा है भाई, जो स्मॉलर शॉप्स होती हैं मे जस्ट सेल गाइड बुक्स और अदर आइटम कनेक्टेड टू द साइट से रिलेटेड जो आपको पैम्फलेट, फ्लायर्स, गाइड बुक्स मिल रही होती है वो सेल कर रहे होते हैं ताकि आप उसको पढ़ के उसकी और नॉलेज ले सके कि भाई जहाँ पर आप आए जिस चीज़ को देख रहे हैं तो उसकी बेसिकली हिस्ट्री क्या है, राइट। तो इस तरह की चीज़ें आप उस साइट पे सेल कर सकते हैं। जो स्मॉलर शॉप्स होती हैं वो ये सेल करती हैं सिर्फ और सिर्फ। आगे कहता है
For example, books about the historical period when the site was in use. Okay, large shop के बारे में बताता है कि भाई वो क्या करती हैं. Large shop sells a greater variety of products such as greeting cards, toys, household item, clothing, and bags. So these are the items which are sold on the site from the large shops, and obviously these are earning you the revenue as a commercial activity. And these commercial activities, these are performed by the subsidiary. All right, not the organization itself. Then some item may be branded with the charities logo. अब यहाँ पर आपने ब्रांडिंग वाली चीज़ भी हमारी आ गई कि अगर आपकी लेट से बात हो जाती है कि आपको अभी हमने बताया कि नेगेटिव पब्लिसिटी भी हो सकती है, तो अगर आपके ब्रांड के साथ नेगेटिव पब्लिसिटी हुई है देन हाउ यू आर गोइंग टू रिकवर फ्रॉम इट. आप ऐसा क्या करेंगे कि आप अपने ब्रांड को न्यू रीमैप कर रहे हैं, किसी के साथ कोलैबोरेट करेंगे, ऑनलाइन ब्रांडिंग करेंगे या नया बिल्कुल ब्रांड लेकर आएंगे. हाउ यू आर गोइंग टू रिकवर फ्रॉम दी नेगेटिव पब्लिसिटी, ये वाला एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इसके अंदर. तो यहाँ पर बात की जा रही है कि भाई हम अपने लोगो लगा कर उन चीज़ों को सेल कर रहे होते हैं, और वो उसके ऊपर जब वो हिस्टोरिकल साइट का या चैरिटी का लोगो लग जाता है तो ऑब्वियसली उसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ दी दी वेलफेयर ऑब्जेक्टिव, राइट. सो पीपल आर विलिंग टू पे फॉर इट. देन वो बात कर रहा है आगे कि भाई number of small charities in Rhodesia also operate shops which are not at their sites. बोले कुछ और शॉप्स, कुछ और साइट्स के ऊपर भी हम ये वाली शॉप्स को ऑपरेट कर रहे होते हैं जो कि उन साइट्स के ऊपर नहीं होती है जहाँ पर वो हिस्टोरिकल प्लेस है, राइट. उसके अलावा भी शॉप्स होती हैं जो कि वो चैरिटी या उसकी सब्सिडरी ऑपरेट कर रही होती है, बट विच आर लोकेटेड इन शॉपिंग एरिया. शॉपिंग एरियाज में होती है क्योंकि वहाँ पर लोगों के फुट स्टेप्स ज़्यादा होते हैं, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वहाँ पर ज़्यादा सेल होगी. These shops sell the same item which are sold at the charity site. Some charity also sell their shop product online. Okay, ऑनलाइन भी बेच रहे होते हैं. ये तमाम चीज़ें बहुत इजी सी हैं. आगे बढ़ते हैं. सो नाउ वी हैव एक्सपेंडिचर. तो एक्सपेंडिचर से रिलेटेड वो हमें क्या बता रहा है सर, आए ज़रा देख लेते हैं. एक्सपेंडिचर से रिलेटेड कहता है भाई फॉलोइंग मेन कैटेगरीज है हमारे पास. नंबर 1 साइट ऑपरेटिंग कॉस्ट, साइट मेंटेनेंस एंड कंजर्वेशन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट. जरा रीड करते हैं. बोलता है साइट ऑपरेटिंग कॉस्ट, दीज आर डे टू डे रनिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग वेजेस एंड एम्प्लॉय वेजेस ऑफ द एम्प्लॉयज हु वर्क एट द साइट. जो ऑपरेशनल कॉस्ट है उसकी बात की जा रही है. साइट मेंटेनेंस एंड कंजर्वेशन कॉस्ट, यानी उस साइट की पहले मेंटेनेंस होगी और फिर मेंटेनेंस के बाद उसकी कंजर्वेशन, राइट. ये तो हमारा काम है, प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन, राइट. तो उसकी जो कॉस्ट है, और आई बिलीव कि ये आपका एक मेजर कंपोनेंट होगा कॉस्ट का, राइट, क्योंकि यही आपका बेसिक ऑपरेशन है. तो कहता है साइट रिक्वायर्स वेरिंग अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस. आपके जो मेंटेनेंस के काम होते हैं वो वेरी कर सकते हैं साइट टू साइट डिपेंडिंग ऑन देयर एज एंड द कंडीशन. सम मेंटेनेंस टेक प्लेस रेगुलरली थ्रू आउट द ईच ईयर एंड मे बी अंडरटेकन बाय द चैरिटीज एम्प्लॉयज और आउटसाइड कॉन्ट्रैक्टर. बोले कुछ रेगुलर होते हैं, आपकी जो मेंटेनेंस काम होता है वो रेगुलरली चल रहा होता है थ्रू आउट द ईयर. और ये कौन कर सकता है सर, दिस कैन आइदर बी टेकन अंडरटेकन बाय charities own employees or the outside contractor, right. Sometime major one off projects are undertaken by the outside contractor. जो major और one off टाइप के होते हैं वो बाज़ औक़ात में आउटसाइड कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे होते हैं क्योंकि उनके अंदर उसकी स्पेशलिटीज़ होती हैं, राइट. सो इस चीज़ को भी ज़रा हम जहन में रखेंगे. ओके, कि याद है हम बात करें तो जो आपके प्रोसेसेस होते हैं, कौन से प्रोसेस आपको खुद करने चाहिए, कौन से आपको आउटसोर्स करने चाहिए, ऑल दिस थिंग. हो सकता है यहाँ पर इसका लिंक बनाकर आपके कोई एग्जिबिट में पूछा जा सके कि भाई कौन सा काम हमें करना चाहिए, अगर हम आउटसोर्स करवा भी रहे हैं तो हमारी क्या उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, एंड ऑल दिस थिंग, राइट. अच्छा, फिर आगे क्या कह रहा है भाई, आगे कहता है चैरिटीज ऑल्सो इनकर कॉस्ट कंजर्विंग हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स एट देयर साइट्स. बोल रहा है कि भाई हम और भी कॉस्ट इनकर करते हैं उन हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स. पहले तो अभी साइट्स की बात हो रही थी ना, उस बिल्डिंग की, उस इमारत की. अब उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं उसकी बात करें कि उसको भी कंजर्व करने की कॉस्ट होती है. दीज ऑब्जेक्ट्स ऑफन रिक्वायर कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट एंड कैरिड आउट बाय द स्पेशलिस्ट. ये जो है स्पेशलिस्ट की यहाँ पर नीड होती है फॉर दी हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स. आगे वो बात कर रहा है भाई अगली कॉस्ट की, दैट इज दी एडमिन कॉस्ट. एडमिन कॉस्ट के अंदर दिस इंक्लूड कॉस्ट ऑफ फंड रेजिंग, जो आपकी फंड रेजिंग की एक्टिविटीज़ होती हैं उसकी कॉस्ट, मार्केटिंग की कॉस्ट, cost of administering the membership. Okay, also include the salary cost of the charity executive management and the other head office administration staff. Charities can suffer bad publicity and attract less support if the administration costs are believed to be too high. अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है बहुत ज़्यादा है
डोनेशन का पैसा ज़ाया हो रहा है, लोग उसमें फ्रॉड करके अपनी ज़्यादा से ज़्यादा सैलरीज के थ्रू डोनेशन का पैसा बाहर निकाल रहे हैं। सो हो सकता है कि आपकी नेगेटिव पब्लिसिटी और आपको ज़्यादा आपकी डोनेशन ना मिले। ओके, नेक्स्ट अब बात की जा रही है चैलेंजेस। ओके, सो चैलेंजेस की अगर बात करें तो सर यहाँ पे कहता है द प्रिंसिपल चैलेंज विद द चैरिटी फेस इज द वैरायटी ऑफ फैक्टर व्हिच कैन कॉज डिटोरिएशन। ऑब्वियसली आपका सबसे बड़ा रिस्क क्या है सर? आपका सबसे बड़ा रिस्क है कि भाई डिटोरिएशन हो सकती है उन साइट्स की, वो टूट फूट सकती हैं, उनकी हालत बुरी हो सकती है। ये तो आपका ऑब्जेक्टिव है, उसके अगेंस्ट चीज़ें जा रही हैं, राइट? सो दिस इज बेसिकली योर बिजनेस रिस्क। सो यही तो अगर आपको एग्जाम में वो पूछता है कि सर बिजनेस रिस्क की वो बात करें तो दिस इज बेसिकली आवर बिजनेस रिस्क, ओके, और द ऑर्गेनाइजेशन रिस्क। नेक्स्ट अगर आगे मैं बढ़ूँ सर तो आगे हमारे पास आता है डिटोरेशन इन द साइट्स एंड द ऑब्जेक्ट व्हिच दे आर ट्राइंग टू प्रिजर्व। ओके, these includes the passage of the time and the natural conditions such as high humidity। बोला है कि भाई वक्त के साथ साथ भी ये चीज़ें होती हैं और फिर जो हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी होती है इसकी वजह से भी जो चीज़ें होती हैं वो टूट फूट रही होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से भी चीज़ें टूटती हैं, ख़राब होती हैं, राइट? तो ये रिस्क इनकी वजह से। Pollution and violent weather condition caused by the climate change can accelerate the deterioration or result in significant damage। जो आजकल क्लाइमेट चेंज आ रहा है, एक्सट्रीम वेदर्स हैं, बारिशें, सैलाब, आंधी तूफान, इनकी वजह से भी वो साइट्स जो हैं वो तबाह हो सकती हैं, राइट? तो ये बता रहा है वेयर एंड टेयर फ्रॉम दी हैविंग लार्ज नंबर ऑफ विजिटर कैन ऑल्सो इफेक्ट। तो यहाँ पर बेसिकली उसने कितनी चीज़ें बताई सर, आए ज़रा हाईलाइट करें मेरे साथ। पहले उसने बताया कि भाई पैसेज ऑफ टाइम के साथ ये हो सकता है, नेचुरल कंडीशंस की वजह से हो सकता है, जिसमें उसने ह्यूमिडिटी, हाई टेम्परेचर की बात की। फिर कह रहा है पॉल्यूशन एंड वायलेंट वेदर कंडीशन, उसकी वजह से जो डिटोरेशन है वो एक्सेलरेट हो सकती है, जल्दी हो सकती है। यानी एक चीज़ जो 100 साल बाद ख़राब होनी थी वो हो सकता है कि 50 साल बाद, 10 साल बाद ख़राब हो जाए। और उसके बाद बोल रहा है वेयर एंड टेयर होता है, जो लोग आते हैं, लोग भी तो सीधे तो होते नहीं हैं, तो वो भी कुछ चीज़ों को छेड़छाड़ करते रहते हैं, उसकी वजह से भी चीज़ें ख़राब होती हैं। दिस इज बेसिकली द चैलेंजेस इन देयर बिजनेस, राइट? आगे बढ़ते हैं सर, आगे बात करते हैं कुछ। लार्ज चैरिटीज आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन रिक्रूटिंग सफिशिएंट वॉलंटियर्स टू इंश्योर there are enough staff at each site। obviously सर हमने ऊपर पढ़ा था कि जो वॉलंटियर्स होते हैं दे आर अनपेड एंड दे हैव नो ऑब्लिगेशन, नो कॉन्ट्रैक्टर ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द चैरिटी, जब चाहे छोड़ के जा सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली अ चैलेंज कि भाई जितनी ज़्यादा बड़ी चैरिटी होगी उतनी ज़्यादा उसको वॉलंटियर चाहिए होंगे, एंड दैट मच दैट चैरिटी इज डिपेंडेंट ऑन देयर वॉलंटियर्स, के वो सफिशिएंट नंबर ऑफ वॉलंटियर्स उसकी उन साइट्स के ऊपर मौजूद हों, प्रेजेंट हो हर टाइम, लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, राइट? सो डिपेंडेंट ऑन रिक्रूटिंग सफिशिएंट वॉलंटियर्स, एक ये भी अगेन हमारे पास चैलेंज आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सर, वॉलंटियर्स आर अनपेड, हमें पता है, thus saving charities salary cost, but their hours and attendance may not be regular and they may decide to stop volunteering suddenly। okay, this is what we have just discussed कि भाई जो इनके जो आवर्स होते हैं, अटेंडेंस होती है, ये रेगुलर नहीं होती। ये एक आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और ये कभी भी आपके लिए काम करना छोड़ सकते हैं। आगे बढ़ें सर, हेरिटेज charities face the challenge that non-heritage charities are also seeking donations। अब एक चैलेंज क्या है कि भाई अब डोनेट करने वाला तो बस डोनेट करता है चैरिटी को, तो जो हेरिटेज की जो इंडस्ट्री है उसको अपनी आउटसाइड इंडस्ट्री यानी दूसरी जो चैरिटी इंडस्ट्री है उनसे एक चैलेंज आता है कि भाई वो भी तो डोनेशन मांग रहे हैं। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक एडवर्टाइज वो भी चला रहे हैं, एक एडवर्टाइज आप भी चला रहे हैं, तो जो आपका पहले डोनेशन सारा आपको मिलना था अब वो हाफ ऑफ हो सकता है। कोई डोनर बोल सकता है कि यार अब मैं क्या करूँ, हेरिटेज वालों को दूँ या किसी और को दूँ, तो वो कहता है चलो मैं हाफ ऑफ कर देता हूँ, तो ये हाफ ऑफ की वजह से आपका डोनेशन इनकम कम हो सकती है, राइट? दिस इज अगेन अ चैलेंज। तो वो बोल रहा है कि भाई जो नॉन हेरिटेज चैरिटीज़ हैं वो भी डोनेशन सीख कर रही हैं, वो भी अब हमारे डोनेशन का पार्ट बनती जा रही हैं, शेयर ऑफ मार्केट लेते जा रही हैं। Potential donors are likely to receive communication from many charities. Charities which are in the news at particular times may raise considerable sum of money, but this may mean that donor give less to the other charities which they normally support। बोलता है कि भाई जो डोनर्स होते हैं उनको दूसरी चैरिटीज़ की तरफ से भी तो कम्युनिकेशन मिलेगी कि आप हमें डोनेशन दें, ओके, लेकिन उसमें वो बोलता है कि भाई वो चैरिटीज़ जो कि न्यूज़ में होती हैं एट अ पर्टिकुलर टाइम में रेज अ कंसिडरेबल सम ऑफ मनी, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम है जहाँ पर अगर आप न्यूज़ में रहते हैं उस टाइम पे, जिससे हमें पता है कि रात के 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे जो बुलेटिन होते हैं जो मेन न्यूज़ के होते हैं,
तो बहुत सारी जो डोनेशन की कंपनी या कोई भी एडवर्टाइजमेंट होती है जो उस टाइम पे लगाई जाती है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं, उनकी प्राइसेस भी ज़्यादा होती हैं, उसका वॉच टाइम की आपको पेमेंट भी ज़्यादा करनी पड़ती है, राइट, ऑन एयर जो पेमेंट होती है। तो कह रहे हैं जो उस टाइम पे विजिबल होती है ना, जिस टाइम पे एक सर्टेन टाइम है जहाँ पर अगर वो विजिबल है तो उनको ज़्यादा चैरिटी मिलेगी और बाकियों को फिर कम चैरिटी मिल रही होगी। तो दिस इज अगेन अ चैलेंज फॉर अस कि हम सही टाइम पे सही जगह पे अपने आप को मार्केट कर रहे हो, सो दैट वी आर नॉट getting the less donation, right? So these are the challenges. At present there is a recession, again एक और रिस्क आ गया भाई कि वो बोल रहे हैं कि एडीसीए में रिसेशन है, तो रिसेशन में ऑब्वियसली आपको जब लोगों को खाने के लाले पड़े हुए तो वो आपको डोनेशन कम ही देंगे. Many charities have seen a fall in the donation. Okay. All right. So now we have the last page of our industry information. उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर अपनी कंपनी की रिलेटेड तमाम चीज़ों को देख रहे होंगे. आइए ज़रा देखते हैं सर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स. की परफॉर्मेंस इंडिकेटर में हमारे पास कुछ फाइनेंशियल इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, कुछ नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स दिए हुए हैं. राइट. सो फाइनेंशियल इंडिकेटर्स में हमारे पास सबसे पहले आता है इनकम, एंड देन वी हैव एक्सपेंडिचर रिलेटेड कुछ इंडिकेटर्स है. ऑपरेटिंग मार्जिन की बात की जा रही है, सरप्लस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर. सो दीज आर बेसिकली आवर इंडिकेटर्स कि मेंबरशिप फी आप कितनी ले रहे हैं, आप कितनी कलेक्ट कर पा रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर, डोनेशंस आपको कितने मिल रहे हैं, साइट एडमिशन फी, इनकम फ्रॉम कमर्शियल एक्टिविटीज, शॉप्स एंड केटरिंग, income generated per visitor from the shops and catering activities. So these are basically your key performance indicator. The higher they are, the better the performance you are giving. The lower they are, the more improvement you are required. All right. Expenditure में आपके पास site operating cost is and again your key performance indicator, and obviously the indicator of the good performance is that आपके cost कम हो. Site maintenance and conservation costs, administrative expense, employee costs. So these are basically coming from here, the incomes and the expenditure, right? आगे बढ़ते हैं सर, और चीज़ों को ज़रा देखें तो हमारे पास ऑपरेटिंग मार्जिन की बात की जा रही है एंड द सम ऑफ सरप्लस ओवर एक्सपेंडिचर. देन यू हैव कमिटमेंट्स. अब ये कमिटमेंट्स को किस तरह से नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स की बात की जा रही है कि आप इनको आप किस तरह देखते हैं. तो ये कमिटमेंट यानी कि नंबर ऑफ मेंबर, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मेंबर आपके ग्रो कर रहे हैं या आप उनको रिटेन कर रहे हैं, दैट मीन्स पीपल आर कमिटेड टूवर्ड्स योर एम एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिजर्विंग द साइट. डोनर्स आपके कितने ज़्यादा हैं, कितने आप रिटेन कर रहे हैं, वॉलंटियर्स आपके कितने हैं, विजिटर्स कितने आ रहे हैं साइट पे. दिस शो द कमिटमेंट ऑफ द पीपल विद योर वॉलंटरी और द चैरिटी. देन यू हैव एजुकेशन एंड डेवलपमेंट. आए ज़रा इसके अंदर क्या बात कर रहे हैं सर, नंबर ऑफ एजुकेशनल विजिट टू द साइट. जो हमने बात की थी स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज़ को हम विजिट करवाते हैं तो कितने ज़्यादा आ रहे हैं. दिस अगेन शो योर सक्सेस. ट्रेनिंग डेज फॉर द स्टाफ एंड वॉलंटियर्स, ट्रेनिंग एम्प्लॉय. अच्छा, यहाँ पर ना ये चीज़ मुझे, मैं ज़रा इनको पूरा करके बताऊँ कि ये एक चीज़ मुझे याद दिलाना अगर मैं भूल जाऊँ तो. दिस कैन बी बेसिकली द मार्केटिंग टूल. हम ये चीज़ें मार्केट कर सकते हैं. हम अगर इन चीज़ों में अच्छे हैं तो वी कैन मार्केट एंड ऑब्टेन द पॉजिटिव पब्लिसिटी. हम न्यूज़ में जो स्पेसिफिक टाइम पे ये तमाम चीज़ें बता सकते हैं कि भाई वी आर हैविंग द बेटर देन मोर देन एनी वन एजुकेशनल विजिट. हमारी ट्रेनिंग डेज ज़्यादा है, हम स्टाफ को, वॉलंटियर्स को ट्रेन कर रहे हैं, उनकी स्किल सेट बढ़ा रहे हैं, उन साइट्स की अच्छी देखभाल करने के लिए हम स्टाफ को अच्छे से अच्छा ट्रेन कर रहे हैं. एम्प्लॉयड जो ट्रेनीज़ हैं वो कितने ज़्यादा हमने एम्प्लॉय किए हुए हैं और कितना ज़्यादा हम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं. तो इन चीज़ों से आपके डोनर्स जो है मुतासर होंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन प्रोवाइड कर रहे होंगे. नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन, तो कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन में कहता है नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड ऑन द कंजर्वेशन, ऑब्जेक्ट्स वर्क ऑन, कितने ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आपने काम किया, मेंटेनेंस, प्रोजेक्ट कंप्लीटेड, कितने आपके प्रोजेक्ट जो मेंटेनेंस के थे, जिन साइट्स को आपने मेंटेनेंस करनी थी, कितने कंप्लीट हुए. अगेन दिस इज ऑल्सो द मार्केटिंग थिंग. आप ये चीज़ें मार्केट करके और लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, डोनर्स को, वॉलंटियर्स को और विजिट्स को. ऑलराइट. देन यू हैव सेटिस्फेक्शन. सेटिस्फेक्शन सर, फीडबैक फ्रॉम द मेंबर्स एंड द विजिटर्स, फीडबैक फ्रॉम एम्प्लॉयज़ एंड द वॉलंटियर, परसेंटेज ऑफ एनुअल मेंबर रिन्यूइंग. यहाँ पर आपको जो फीडबैक मिलता है, अक्सर जो आप जब विजिट कर लेते हैं तो वहाँ पर QR कोड्स लगे होते हैं या कोई फॉर्म फिल करना होता है जहाँ पर आप अपने फीडबैक देते हैं कि आपका विजिट कैसा रहा. तो वो फीडबैक आपको कितने अच्छे आ रहे हैं, आपके एम्प्लॉयज़ और वॉलंटियर की फीडबैक कैसे हैं, और कितनी मेंबरशिप आपकी हर साल रिन्यू हो रही है, कितने मेंबर्स को आप रिटेन कर रहे हैं. दिस इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ सेटिस्फेक्शन इंडिकेटर. देन यू हैव द एनवायरनमेंट. तो एनवायरनमेंट में रिसोर्स कंजम्पशन की बात हो रही है कि भाई आप
कितने रिसोर्स को कंज्यूम कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज जो स्केयर रिसोर्सेज वो आपको आप कंज्यूम कर रहे हैं फॉर द प्रिजर्वेशन, या आप उनको किस तरह से रिसाइकल कर रहे हैं. Percentage of energy obtained from renewable sources, okay, waste and recycling rates, and the emissions which you are doing for the purpose of the conservation and the preservation of basically your operation, right? So these are the basically indicators which shows your performance, and you can connect it to make the critical success factor. And basically these are the critical success factor I would say कि जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अगर ये आपके अच्छे हो गए ना, इफ दीज आर गुड, आपको ये तमाम चीज़ें आपकी अच्छी होकर खुद ब खुद दे देंगी आपको. सो दीज आर बेसिकली योर क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर. सो दिस वाज आवर एनालिसिस अप टिल नाउ टू द इंडस्ट्री. नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम बेसिकली अपनी जो हिस्टोरिक प्लेस जो इंडस्ट्री है, जो कंपनी है, उसको एक्सप्लोर कर रहे होंगे, उसके ऊपर कुछ डिस्कशन कर रहे होंगे. आई होप कि ये पूरा सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहा है. आगे वाला सेशन भी बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा. Wish you all best of luck for your exam. See you in the next section. Till then, take care of yourself. Allah Hafiz.